नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। और आज हम लोग देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल का जो अभ्यास प्रश्न है। कल हम लोगों ने देखा था कि उसके रिवीजन के तौर पर देखा था, तो आज हम लोग उसी रिवीजन का अभ्यास करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको आपके सामने है कि प्रधान संस्कृति टीलों में, यानी कि प्रधान संस्कृति जो ग्रामीण संस्कृति है, यानी जो ग्रामीण सभ्यता का के बारे में बताए थे, उसके बारे में यहाँ पे विशेषता पूछा गया है कि उसमें जो भी विशेषता है उसको बताइए। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक संस्कृतियाँ उत्तरोत्तर पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी में है कि कई पुरातात्विक संस्कृतियों का प्रदर्शन उनमें केवल एक संस्कृति प्रधान होती है। ऑप्शन नंबर सी है कि केवल एक महत्वपूर्ण संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी है कि एक प्रमुख इस धार्मिक स्मारक का होना अनिवार्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कहा रहा है कि जैसे कि एक संस्कृति या टीलों में क्या विशेषताएं पाई गई हैं। तो एक संस्कृति में मैंने बताया था कि एक संस्कृति जैसे कि आहड़ संस्कृति है, तो आहड़ संस्कृति में कई छोटी-छोटी संस्कृतियों को मिलाकर एक संस्कृति के रूप में बनाया गया है। तो जैसे कि आपका यहाँ पे आहड़ का आहड़ खुद ही हो जाएगा, फिर गिलोंद हो जाएगा, बालाचल हो जाएगा। इसी तरह मालवा में था, मालवा में था नौदा टोली, फिर मालवा का कुछ शासक है। तो इसी तरह जारवे संस्कृति का भी आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कई छोटी-छोटी संस्कृतियों को प्रदर्शन लेके और केवल एक ही संस्कृति की क्या दिखाई जाती थी, तो प्रधानता दिखाई जाती थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से नवपाषाण काल के स्थलों से हड्डी, देखिए यहाँ से ये पॉइंट पढ़ना जरूरी है। हड्डियों से बने औजार, हड्डियों से बने औजार कहाँ मिले हैं? तो हड्डियों से बने औजार आपका एक तो मिला है गुफकराल में, शत्रु, ये नवपाषाण काल का है, लेकिन यहाँ पे हड्डियों से बने औजार नहीं मिले हैं। फिर दजलहंडी में भी आपका हड्डियों से बना हुआ औजार नहीं मिला है। औजार मिला है लेकिन ये पत्थर का बना हुआ है। और चिरांद में बताया जाए कि हिरण की हड्डियों का बना हुआ है। गुप्तकाल में भी हड्डियों का मिला है। यानी कि इस तरह ए और सी कहाँ मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी में मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए दो कथन, ये दोनों कथन में आपको बस बताना है कि दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो फावड़ा और हंसिया छोटे शस्त्रों एवं घोड़ों की लोहे का उपकरण महापाषाण काल युग के स्थलों में मिले हैं। तो ये बात तो सही, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया था कि लोहे का साक्ष्य का महापाषाण काल में अब मिलना चालू हो गया है। और ये फावड़ा और हंसिया छोटे शस्त्रों, घोड़े के लोहे उपकरण इसमें मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। फिर मास्की ये कर्नाटक का मास्की और नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश का महापाषाण काल के युग के स्थल हैं। हाँ, बिल्कुल विकसित स्थल हैं ये दोनों, ठीक है। तो इस तरह कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है, यानी कि ये वाला आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा ताम्र युग का राजस्थान में स्थित है? तो ताम्र युग में आप बताए होंगे कि इसमें से कौन सा होगा। तो ताम्र युग में कौन सा राजस्थान में स्थित है? तो ये सोनगांव है, चंदौली है, जो एरड़ है। तो ये सोनगांव, चंदौली, एरड़ ये आपका एमपी में है। और ये सोनगांव और चंदौली ये आपका जारवे संस्कृति से है। और जारवे संस्कृति मिली आपका महाराष्ट्र में। एक ही बचता है गणेशर संस्कृति, यानी कि ये गणेशर संस्कृति कहाँ से है? तो ये झुंझुनू प्रदेश से। झुंझुनू प्रदेश कहाँ है? तो झुंझुनू प्रदेश आपका राजस्थान में है। जो खेतड़ी वाला इलाका है ना, वहीं पे ये गणेशर संस्कृति को मिला हुआ है, ठीक है। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। 5 नंबर का क्या कह रहा है कि मध्य पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण, ये पढ़ना जरूरी है। पूरा पाषाण काल नहीं, मध्य पाषाण पढ़ के आगे नहीं बढ़ना है। मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण बने हैं। तो मैंने बताया था कि जो कोर वाला है वो बना है आपका पूरा पाषाण काल से, फलक बना है मध्य पाषाण काल से, और जो ब्लेड बना है नव पाषाण काल से। इतना पॉइंट याद रखेगा, ठीक है। चलिए, छठवें क्वेश्चन पर आते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है? छठवां क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से नौ स्थल, यानी कि नौ पाषाण काल का से संबंधित है। नौ पाषाण काल से इसमें कौन सा संबंधित है? तो आपका ये जो सिनवार है, सिनवार, इसको मैंने नहीं बताया होगा। ये सिनवार है आपका, ये नौ पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। ये सिनवार कहाँ पे है पूछेंगे तो ये है आपका बिहार में। चलिए, 7वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका कहाँ पे है? तो एमपी में है, रायसेन जिले में। फिर करेगा पाषाण काल के चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था। यानी कि भीमबेटका में जो चित्र बने हैं वो कब से बनना प्रारंभ हुए थे? तो ये मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हो गया था बनना इसका, ठीक है। मध्य पाषाण काल से इसका बनना चालू हो गया था। चलिए, ये भीमबेटका के बारे में कुछ बता देता हूँ। भीमबेटका में आपको जो इसकी खोज किए थे वो कौन किए थे? तो इसका खोज किए थे वर्णाकर महोदय जी ने, ठीक है। और ये इसका खोज किए थे वर्णाकर महोदय। और ये इसमें कम से कम 600 से अधिक चित्र बनाया गया है। हिरण, भालू और शेर के चित्र मिलते हैं। फिर उसके बाद और इसमें फैक्ट में रखेंगे तो आपका एमपी रायसेन जिले में मिलता है, लाल रंग से इनके चित्र भी बनाए गए हैं, ठीक है।
चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न पुरा स्थलों में से महाराष्ट्र में कौन सा स्थल नहीं है? महाराष्ट्र में पूछ रहा है कि कौन सा स्थल स्थित नहीं है। ठीक है, इनाम गाँव बताते हैं कि जालौर में ये है आपका, ये इनाम गाँव भी हो गया, फिर नेवासा भी हो गया, दामाबाद भी हो गया। ये तीनों का तीनों रिलेटेड है जालौर संस्कृति से, ये तीनों। और ये आपका हो जाएगा माहेश्वर। ये माहेश्वर इस काल से संबंधित है ही नहीं, ये दूसरे काल से संबंधित है। ठीक है, 9वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाता है। 9वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9वें नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण काल के उपकरण प्राप्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण काल के युग के पत्थर प्राप्त किए गए हैं। किसने प्राप्त किया था? तो मैंने बताया था कि रॉबर्ट ब्रूट हैं, तो वो दक्षिण में इंडेक्स की खोज करेंगे। जो ले मेंदिए नाम बताए थे, नाम नवपाषाण काल का बताते हैं। इन्होंने टोंस नदी के किनारे इसकी खोज की थी। ठीक है, जो मिर्ज़ापुर में टोंस नदी बहती है उसी के किनारे जो सूक्ष्म औजार थे उसकी खोज किए थे। ठीक है, तो नवपाषाण काल के उपकरणों की किसने खोज की थी? तो ये ले मेंदिए। चलिए, अब 9वें से आगे बढ़ते हुए फिर 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि 30 मई 1863 में रॉबर्ट ब्रूट ने मद्रास में पल्लवरम की किस पुरापाषाणी परंपरा की उपकरण की खोजे थे? मतलब कि किस उपकरण को खोजे थे, यही पूछ रहा है। किस उपकरण को खोजे थे? तो ये खोजे थे आपका हैंडेक्स, यानी कुल्हाड़ी, हैंडेक्स क्लीवर परंपरा के ये खोजे थे उपकरण को। ठीक है, यानी रॉबर्ट ब्रूट को प्राग ऐतिहासिक काल का, यानी कि जिस कालखंड में कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ये इसमें केवल अभिलेख पाषाण को देख के और उसके कंकाल को देख के अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो उसी के जनक कहे जाते हैं कौन? रॉबर्ट ब्रूट। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूट को कब मिला था? ठीक है, तो ये मिला था आपका 1863 में। ऊपर अभी देखे थे, अभी ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया था कब मिला था, तो 1863 में मिला था। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता जा रहा हूँ, ऑप्शन आप लोग देखते जाइएगा। ठीक है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूट को हस्त कुठार मिला था। कहाँ मिला था? तो अभी ऊपर में पढ़े थे कि पल्लवरम में मिला था। ठीक है, पल्लवरम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मध्यपाषाण काल में पूरा स्थल दमदमा की पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसने किया था? पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसने किया था? तो किसने किया था भाई? तो ये किए थे आपका पीके थॉमस और पीजी गेलकर। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, पीके थॉमस और पीपीजे गेलकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि झील के किनारे, ये तो मैंने रिवीजन करते समय बताया था कि झील के किनारे कौन सा कृषि स्थल मिला है? तो आपका मिला है लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ पे? तो आपका जो भदोही वाला क्षेत्र है वहाँ पे कृषि का कौन सा साक्ष्य मिला? तो धान की मिला है साक्ष्य लहुरा देव में। चलिए अब आगे और पढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर क्वेश्चन नंबर 15 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। तो निम्नलिखित में से दो उत्खनन आशुलियन स्थल हैं, कौन कौन है? तो आशुलियन स्थल है आपका चिरकी निवासा, एक हो गया, और एक हो जाएगा आपका हुसंगी। एक चिरकी निवासा, एक हुसंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। 16 नंबर के क्वेश्चन में इसको हम लोग कालक्रम अनुसार लगाना है। तो 16 नंबर के क्वेश्चन में कैसे कालक्रम में लगाएंगे हम लोग? तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कौन सा? तो सबसे पहले आपका आएगा अहाड़, आएगा बीरभानपुर, श्रावस्ती, गुपकराल। इस चारों में से सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? तो सबसे पहला आपका आएगा बीरभानपुर। बीरभानपुर कहाँ का? तो पश्चिम बंगाल का। ठीक है, बीरभानपुर के बाद आपका आएगा ये चौथा गुपकराल, नवपाषाण काल का। फिर उसके बाद आपका अहाड़ संस्कृति आ जाएगी। अहाड़ संस्कृति के बाद आपका श्रावस्ती, यानी कि 2 4 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो आप लोग जैसे आपको माइंड में रहेगा तो आप धीरे धीरे एलिमिनेट करने की स्थिति में बने रहेंगे। चलिए निम्नलिखित में से किस संस्कृति में मृतक के पैर काट के दफना दिया जाता? देख रहे हैं, मृतक के पैर को काट के दफना दिया जाता था। तो ये किस संस्कृति में बताए थे हम? जारवे संस्कृति में। जारवे संस्कृति का ये काम था कि पहले मृतक के पैर को काटते थे, उसके बाद उसको दफना देते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां पर चलते हैं। 18वां में क्या है कि 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानव समूह में कौन सा सबसे बुद्धिमान प्रकार का माना जाता है? यानी सबसे बुद्धिमान कौन माना जाएगा?
तो मैंने बताया था कि निएंडरथल था, जो निएंडरथल में आपका वो समाधान करने की जो संस्कृति थी, वो सबका विकास हो गया था। निएंडरथल जर्मनी की घाटियों में मिला है इसका अवशेष, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि मुच्छल चिंतागढ़ी उच्च पुरापाषाण काल संस्कृति, ठीक है। मुच्छल चिंतागढ़ी एक पुरातात्विक गुफा स्थल का संबंध निम्न में से है, किससे है? तो उच्च पुरापाषाण संस्कृति से है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। मुच्छल चिंतागढ़ी एक पूरा स्थल है, कहाँ का? तो ये है उच्च पुरापाषाण काल का। ये मिला कहाँ है? ये स्थान है, स्थान का नाम है। ये कहाँ का स्थान है? तो ये है आंध्र प्रदेश का स्थान, आंध्र प्रदेश का स्थान है, ठीक है। उच्च पुरापाषाण काल का है। उच्च पुरापाषाण काल में क्या होता था? तो ब्लेड संस्कृति थी, ब्लेड संस्कृति उच्च पुरापाषाण काल में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कॉल कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित पुरापाषाणी स्थलों के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए तिथि क्रम मिलाइए इसका। तो सबसे पहले तिथि क्रम में कौन सा तिथि क्रम आ जाएगा? जलावलपुर 19, अतिपक्कम, इसामपुर, जलालपुर दीना पाकिस्तान के क्षेत्र का है। तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा अतिपक्कम, तमिलनाडु का अतिपक्कम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये 2 नंबर इसमें है। 2 के बाद आ जाएगा 3 इसामपुर, उसके बाद 4 जलालपुर दीना, और ऑप्शन नंबर 1 ज्वालापुर 19, ठीक है। तो आपको एक भी आंसर यदि पता है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से नवपाषाण स्थलों की 6वीं शताब्दी, यानी कि जो 6 सेंचुरी था उस ईसा पूर्व में है, कौन सा है? तो 6वीं जो शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा है इसमें? तो आपका है एक कोल्डियावा है, यानी कि सबसे पुराना कोल्डियावा एक आ जाएगा, एक टोको आ जाएगा, ठीक है। नवपाषाण काल में कौन सा आ जाएगा? तो एक कोल्डियावा में मिलेगा ध्यान के साथ, और एक टोकोवा में मिलेगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, 1 3 का मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। जो नवपाषाण काल की ये कोल्डियावा और टोकवा जो है, तो ये बेलन घाटी में है। कहाँ पे है? बेलन घाटी में। ये इस पॉइंट को रखिएगा याद कि ये बेलन घाटी में है, बेलन घाटी में, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से मानव प्रकार निम्न पुरापाषाण संस्कृति से जुड़ा है। निम्न पुरापाषाण काल से जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है? तो ये जुड़े हैं आपका होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस, दोनों जुड़े हैं, यानी कि ए और बी दोनों आंसर सही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया होगा आयोग द्वारा, क्योंकि होमो हैबिलस थे बी और होमो इरेक्टस हैं, ठीक है। और निम्न पुरापाषाण काल के बाद उसके बाद आएगा आपका निएंडरथल हो जाएगा मध्य पुरापाषाण काल में, और उसके बाद आता है आपका होमो इरेक्टस। क्रो मैग्नन और होमो इरेक्टस आ जाते हैं आपका नवपाषाण काल में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा पॉइंट रहता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो या तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, और नहीं तो ऑप्शन यदि कोई लगाना चाहेंगे तो कोई एक ऑप्शन लगा दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आयोग होता है तो क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट किए होते हैं तभी डिलीट करता है, या तो दोनों ऑप्शन को सही मान लेते हैं कभी कभी किसी स्थिति में, ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा तकनीक अपनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मध्य पाषाण कालीन उपकरणों में निम्नलिखित में से निम्न तकनीक कौन सी पद्धति में प्रयोग नहीं लाई जाती थी। यानी कि कह रहा है कि जो पशुओं को मारना होता था वो कौन से तरीके से मारा जाता था। एक तो दबाव तकनीक, दबा के मारते थे, ठीक बात है। फ्लोटनिंग मतलब कि डुबा के मारते थे। फिर घात प्राण, हाँ ये भी बात है, घात प्रतिघात करके मतलब कि छिप के। और संघर्ष करें। घर्षण तकनीकी यानी कि घिसड़ा के नहीं, ऐसे नहीं मारते थे, मतलब घसीट के नहीं मारते थे। देखना कितना टेक्निकल वर्ड लिखा है, तो घसीट के नहीं मारा जाता था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष स्थायी विभाग बना था। भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण विभाग है, यानी कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो कब बना था? कब मतलब कि स्थायी रूप से उसका विभाग बनाया गया था? तो ये लॉर्ड जो कर्जन थे, तो कर्जन के काल में ये 1906 में बनाया गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे फिर उसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि जॉन मार्शल के बाद, यानी कि जॉन मार्शल के बाद, ठीक है, जॉन मार्शल के बाद उसका जो जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल के बाद पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक किसे बनाया गया था? यानी कि जॉन मार्शल के बाद पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक किसे बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था हर्विस ग्रीव को, H हर्विस ग्रीव को।
कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यदि इसको थोड़ा बहुत आप लोग पुरातात्विक जो सर्वे ऑफ इंडिया है तो उसके बारे में हल्का फुल्का जानते रहेंगे तो एक क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो पोटेशियम आर्गन है तिथि के लिए उपयुक्त है। पोटेशियम आर्गन तिथि के लिए उपयुक्त है मतलब क्या है कि जो पोटेशियम है ना, पोटेशियम किसको पता करता है कि कितने साल ये पुराना है, कितने साल पुराना नहीं है। तो जो पोटेशियम होता है वो बेसाल्ट को, पत्थर को पता करता है कि ये कितने साल पुराना है। और जो फास्फोरस होता है वो फास्फोरस आपको ये जली हुई हड्डियों के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 27 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि मार्टिन व्हीलर ने किस उत्खनन की तुलना एक रेलगाड़ी की टाइम टेबल से किया था, समय सारणी से किया था, जिसका गाड़ी का कोई पता ही नहीं है। यानी कि ये कौन से उत्खनन विधि को ऐसा कहते हैं कि एक ऐसा रेलगाड़ी है जिसका समय सारणी तो है कि ऐसी है वैसी है, अब ट्रेन आएगी अब ट्रेन जाएगी, इसका समय सारणी तो है, लेकिन गाड़ी कौन सी आएगी इसका कोई पता नहीं है। तो ये किस उत्खनन को कर रहे हैं, किस मतलब कि कौन से उत्खनन को कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल को। तो ये कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल को। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि सीधे खुदाई, एकदम ऊपर से सीधे नीचे की खुदाई होता है। जैसे कि क्या कहते हैं, फावड़ा मारते जाओ नीचे नीचे एकदम। तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकल। और एक तरह से जैसे फावड़ा को खुरच के जैसे घास साफ करना होता है ना, तो खुरच के थोड़ा थोड़ा साफ कर रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का अपना अलग अलग नज़रिया होता है। जैसे कि वर्टिकल में कभी कभी ये हो जाता है कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ पे जो डेवलप की है संस्कृति, अब इसकी और पुरानी संस्कृति क्या डेवलप की थी उसको जानने के लिए हमको इस संस्कृति को हटा के फिर इसके नीचे की संस्कृति को देखना पड़ता है। इसमें समस्याएं भी बहुत आती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में कोई कुंड मिल गया तो पानी मिल जाता है, तो फिर उसके नीचे की संस्कृति को नहीं पता कर पाते। फिर ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल में है कि कहाँ तक खुर्चेंगे, बहुत मतलब कि ज़्यादा इधर फैलाव भी नहीं ले सकते, क्योंकि एक तरह से देखेंगे तो कोई ना कोई किसी का घर आ गया या कोई गाँव आ गया तो उसका उत्खनन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो सबके आप दोनों मतलब उत्खनन दोनों का अपना अलग अलग नज़रिया और अलग अलग फायदे और घाटे हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, तो निम्नलिखित सभ्यताओं में सभ्यता प्रथम ब्लैक एंड रेड वियर। ठीक है, पोल्ट्री के बारे में पूछ रहा है कि ब्लैक एंड रेड वियर के नाम से जानी जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ब्लैक एंड रेड वियर किस में मिला था, तो आहार संस्कृति में मिला था। उस समय पढ़ाते समय मैंने बताया था उसी समय रिवीजन में कि ब्लैक एंड रेड वियर भी काले लाल मृदभांड पाए जाते हैं। कहाँ पे, तो आहार संस्कृति में। ठीक है, ताम्रवती वाला। ठीक, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति काल कहा गया था। तो मैंने बताया था कि जब चक्के का आविष्कार हो गया था नवपाषाण काल में, तो एक तरह से क्रांति आ गई थी। अब कुछ भी करने के लिए मानव हर स्थिति को झेलने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, इधर से उधर भागने के लिए, इधर से उधर परिवहन का साधन बन गया था। चलिए, और इसके बाद आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पत्थर उपकरण तकनीकी में अंसुलियन किस वन मानुष की प्रजाति को विकसित की गई थी। ठीक है, अंसुलियन तकनीकी एक है पत्थर का। तो अंसुलियन मानव कौन से ऐसे मानव थे कि जो इसके बारे में बताए थे। ठीक है, तो होमो इरेक्टस बताए थे कि जो निम्न पूर्वपाषाण काल है उसमें आएंगे होमो इरेक्टस, तो वही इस अंसुलियन पत्थर की तकनीकी को विकसित करते हैं। ठीक है, होमो इरेक्टस, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध मध्यपाषाण काल बागोर बताए थे। बागोर, राजस्थान का बागोर किस नदी के किनारे है, तो ये तो आपको बता देना चाहिए। ये तो आपका सीधे कोठारी नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे, कोठारी नदी का। क्यों ये प्रसिद्ध है बागोर, क्योंकि मध्यपाषाण काल में जब पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं तो सबसे पुराना यहीं पे मिलते हैं पशुपालन के साक्ष्य। कहाँ पे, तो आपका मिलता है बागोर और आदमगढ़ में। 32 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धातु के प्रथम प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो धातु के प्रथम प्रमाण आपका मिलते हैं बलूचिस्तान कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ की साइड में। ठीक है, उसी को बताया गया है कि मेहरगढ़ में जो आपका ताम्र का उल्लेख सबसे पहले मिला है। ठीक है, कैथा संस्कृति के बारे में बताए थे। कैथा संस्कृति किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो ये आपका हुआ था छोटी काली सिंध नदी के किनारे। ठीक है, कैथा संस्कृति। उसके बाद फिर आएगा आपका मालवा संस्कृति। ये दोनों जो छोटी काली सिंध नदी, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। या कैथा संस्कृति कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये नदी न देके नर्मदा नदी भी दे सकता है, तो नर्मदा नदी का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को आइए। 35 नंबर आरपीएससी का क्वेश्चन है, क्योंकि आरपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसी स्टेटमेंट वाइज में पूछता है और अच्छा क्वेश्चन का होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें पूछा गया है कि
भारत में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के संबंध में असत्य है, मतलब कौन सा गलत है? तो ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं, तो ये तो मैं तो चलाते आ रहा हूँ कभी से कि जो संस्कृतियाँ भी हैं वो सब ग्रामीण संस्कृतियाँ ही हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या करा है कि ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ ज़्यादातर नदी और पहाड़ों के पास रहती थी। बिल्कुल ऑब्वियस बात है, ये तो पहाड़ पहाड़ यहीं पे रहेंगी और कहाँ रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहाड़ों पर रहती थी। काले और लाल मृदभांड मिले हैं, आहड़ में तो मिले ही हैं काले लाल मृदभांड। जारवी संस्कृति एक ताम्रपाषाण संस्कृति है जो मालवा से संबंधित है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि ताम्रपाषाण जारवी संस्कृति है ही और मालवा से संबंधित है। लगभग मालवा का भी टाइम पीरियड उसी समय को मिलता है, तो लगभग इसमें सभी सही है। और ये भी क्वेश्चन को डिलीट किया गया होगा। देखिए, आयोग भी बहुत सारे क्वेश्चन को गलत देती है, तो गलत क्वेश्चन को हम ऐसा भी कर सकते हैं, गलत क्वेश्चन को ना लाएँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए ये ज़रूरी है कि आयोग गलत क्वेश्चन पूछता है और आप लोग को वहीं पे फँसना नहीं है। इस क्वेश्चन को या तो इच्छा करें तो आप हल कीजिए, अन्यथा छोड़कर आगे बढ़िए। आगे बढ़ने में इसका फ़ायदा है, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन यदि आए तो आप मेरे हिसाब से हल ना करें और अगला क्वेश्चन पे सीधे आगे बढ़ जाएँ, ठीक है? देखिए, ये सारे के सारे पॉइंट इसमें सही हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है, असत्य कोई नहीं है, ठीक है? तो ये भी आयोग द्वारा क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन 35 नंबर पर आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारत में सोन संस्कृति किस युग से संबंधित है? अब देखिए कितना छोटा-सा क्वेश्चन पूछ दिया, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत में सोन संस्कृति किससे संबंधित है? तो मैंने बताया था कि जुबेरन घाटी है और जुबेरन घाटी का है और ये सोन संस्कृति सोन नदी के किनारे ये निम्न पूर्वपाषाण काल से है, ठीक है? निम्न पूर्वपाषाण काल कहाँ पे है? तो ये सोन संस्कृति मतलब कहाँ पे है? तो सोन संस्कृति पंजाब में बताए थे। पंजाब, वो भी यहाँ के पंजाब का नहीं है, ये पंजाब है आपका पाकिस्तान का। चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है, यानी कि नवपाषाण काल के ये लक्षण नहीं है। कौन सा लक्षण नहीं है? तो नवपाषाण काल में आपका घर्षण और पालिश युक्त उपकरण, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद मुख्य उपकरण कुल्हाड़ी। नवपाषाण काल में तो कुल्हाड़ी का तो यूज़ ज़्यादा करते थे लकड़ी वकड़ी काटने के लिए। पिछले युग की तुलना में मृदभांड कला के उल्लेखनीय। भाई, मृदभांड ही लगभग इसी काल से चालू हुआ था, तो तुलना कहाँ से करेंगे, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन की विशिष्टता नहीं है, क्योंकि मृदभांड ही इस समय से चालू किया जाएगा, हाथ से बनाने के लिए, चाक से बनाने के लिए। फिर इसकी ताम्रपाषाण काल में और ये लाल काली का मृदभांड बनाए जाने लगे। फिर इधर हरियाणा की तरफ पीले मृदभांड बनाने लगे। तो मृदभांड का एक तरह से देखेंगे तो इससे भी संस्कृतियों को पता किया जाता है कि लाल मृदभांड का, गैरिक मृदभांड में इधर यूपी बिहार की तरफ में गैरिक मृदभांड चलेंगे, हरियाणा की तरफ में पीले मृदभांड चलेंगे, हस्तिनापुर की तरफ आपका ये काले मृदभांड चलेंगे और काले और लाल मृदभांड इधर महाराष्ट्र की तरफ चलेंगे। तो ये सारी संस्कृतियों को डिनोट करता है मृदभांड, ठीक है? 37 नंबर पर आ जाइए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 37 नंबर क्वेश्चन को फिर से हल करेंगे। तो क्या कर रहा है कि भारत में पूरा पाषाण काल के बारे में बताना है। पूरा पाषाण काल में क्या क्या विशेषताएं थी? तो यहाँ भी क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि पूरा पाषाण काल स्थल में पहला ऑप्शन करें कि पूरा पाषाण कालीन स्थल समस्त भारत में मिले हैं। बिल्कुल मिले हैं, ठीक है। उसके बाद पूरा पाषाण काल सिंधु गंगा और सिंधु के कछार में सर्वाधिक मिले हैं। नहीं भाई, यहाँ पे पूरा पाषाण काल के ज़्यादा नहीं मिले हैं। ज़्यादा मिले हैं आपका जो टोंस नदी है उसके क्षेत्र में मिले हैं। फिर उसके बाद आपका सिंधु सोहन घाटी का जो बताए थे वहाँ पे मिले हैं। फिर पिलन घाटी में मिले हैं। तो ज़्यादा नहीं मिले हैं, सर्वाधिक नहीं मिले हैं। मिला है लेकिन ज़्यादा नहीं मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि पूरा पाषाण काल में मारवाड़ और मेवाड़ में प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा मिले हैं। और डिडवाना में पूरा पाषाण कालीन के उत्तर पूरा पाषाण कालीन सामग्री के स्तर मिले हैं, डिडवाना में मिले हैं। तो इसका क्वेश्चन का राइट यदि आंसर पकड़ें तो यहीं पे हो जाएगा, जबकि ये भी ज़्यादा गलत नहीं है, लेकिन कम यदि देखा जाए तो सत्य यहीं पे होगा, यानी कि असत्य में इसी को ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का बी हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किससे नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत के उत्खनन आरंभ किया गया? आरंभ किसने किया था? तो आरंभ आपका अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। देखिए, यहाँ भी अब लोग चाहता है, यहाँ भी ये लोग चाहता है कि कभी जन मार्शल भी दे देगा। कुछ आयोग इसको भी सही मानते हैं और अलेक्जेंडर कनिंघम को भी सही मानते हैं। तो ज़्यादा एप्रोप्रिएट देखेंगे तो एप्रोप्रिएट में यही अलेक्जेंडर कनिंघम में आएगा, ठीक है, क्योंकि यही उत्खनन का कार्य आगे बढ़ाए थे। चलिए, 39 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन, ठीक है, नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल में कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले। तो इसको तो बताते हैं कि आपका लेमनसियर, ठीक है। ये नवपाषाण काल के क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी कहा जाता है। चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि
मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान यानी कि कथन कौन सा गलत है? ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ये है कि मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक के बीच, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के बीच संक्रमण की अवधि है। देखिए पहले गलत कह रहा है कि मेसोलिथिक नियोलिथिक के बीच संक्रमण की अवधि है। देखिए यहाँ पे है ना कि मेसोलिथिक जो ये पूरा पाषाण काल है और नवपाषाण काल है, इसका संक्रमण की अवधि मतलब बीच की ये है। ये नहीं है कि ये मेसोलिथिक और इसके बीच का अवधि है। ठीक है, तो यही पॉइंट सीधे गलत हो जाएगा। और आगे भी पढ़ लीजिए कि गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पालना आरंभ कर दिया। बिल्कुल मेसोलिथिक में पशुपालन के साक्ष्य बताए थे बाघोल में और आदमगढ़ में, तो बिल्कुल ये पॉइंट सही हो जाएगा। मेसोलिथिक में गुणवत्ता लघु उपकरण, बिल्कुल ये भी इसी की विशेषता है मेसोलिथिक की कि इसमें छोटे औजार पाए जाएंगे। 1867 में कार्लाइल ने विंधन की माइक्रोलिथिक में पहली खोज की थी। बिल्कुल ये भी बात सही है, कार्लाइल ने 1867 में इसकी खोज विंधन में जो मिर्जापुर की टोंस नदी है उसी के आसपास में किए थे। चलिए, तो 40 नंबर क्वेश्चन को हल कर चुके हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण नियोलिथिक में वो पूरा डेट एब्जॉर्व करेगा। तो नियोलिथिक एज में एब्जॉर्व कौन करेगा? तो ये करेगा आपका 7000 BC। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि इसका जो टाइम पीरियड है नियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है आपका 6000 BC से और कब तक माना जाता है? तो सॉरी, यहाँ से मान लीजिए कि 8000 BC से और 6000 BC के बीच में माना जाता है। तो बीच में आएगा कौन सा आपका 7000 BC। 7000 BC स्थिरीकरण बनाएगा, उसमें टाइम पीरियड में एप्रोप्रिएट बैठेगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 42 नंबर क्वेश्चन भी लगभग इसी की तरह सेम है। ये क्या कर रहा है कि सांभर प्रदेश कहाँ है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में लवण सरोवर में पाए जाने वाले कृषि योग्य बनाने के लिए सूचित अवधि। तो ये भी ये सांभर को भी बताते हैं किसमें आता है? तो नवपाषाण काल में है। तो ये भी इसी टाइम पीरियड को डिलीट करेगा 7000 से 6000 BC के बीच में। ठीक है, क्यों सांभर इंपॉर्टेंट है? तो सांभर में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पहली वनस्पति के साक्ष्य, वनस्पति यानी पेड़ पौधे के साक्ष्य सबसे पहले का यहीं का पाए गए हैं। ठीक है, पेड़ पौधे वैसे गल जाते हैं लेकिन कुछ पेड़ पौधे वो जैसे ज़मीन में दब गए तो उसका जो क्षरण है वो नहीं हो पाया। तो कुछ पेड़ पौधे के साक्ष्य मिले हैं, वो कार्बन डेटिंग से बताते हैं कि ये इस टाइम पीरियड के हैं। तो पहला जो साक्ष्य है एविडेंस के तौर पर वो सांभर में ही मिला है वनस्पति का, इसी के कारण ये वाला क्वेश्चन पुट अप हुआ है। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आगे 43 नंबर क्वेश्चन पर 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिर वही कह रहा है कि नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए जाने वाले उपकरण। देखिए दूसरी बार क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, शुरू में एक बार बताए थे और ये दूसरा बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हड्डियों के उपकरण कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? तो पहला आपका चिरांद में मिला है, ठीक है, और दूसरा बुरझोम में मिला है और गुफकराल में मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद में तो नहीं मिला है, मेहरगढ़ में भी नहीं मिला है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चल्कोलिथिक यानी ताम्रपाषाण काल कर रहे हैं। ताम्रपाषाण काल कैसा जीवन था? तो ताम्रपाषाण बताया था कि ग्रामीण जीवन था। ऐसे भी क्वेश्चन कभी आ जाता है एक लाइन में। देखिए यहाँ पे आ गया ना महापाषाण काल के युग का डोलमेंस में बताया था कि ये कैसे इसकी समाधियों को दफनाते थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि लकड़ी और बना उपकरण है। देखो कैसे नाम से बुलवाया है कि लकड़ी और हट्टी और लकड़ी का उपकरण बनाना ये थोड़े है। चाक का निर्मित बर्तन, ऐतिहासिक चित्रकला, विलापन, ये यदि थोड़ा भी पढ़े हैं, ये नाम भी सुने रहेंगे तो आप तुरंत इसको आंसर कॉल कर देते थे। मैंने बताया ना डोलमेंस जो था कि ऐसे पत्थर को उठाते थे जब लोग मर जाते थे दफना के, और इधर से पत्थर उठाए और ऊपर से इस तरह मेजनुमा सावधान कर देते थे, इसी बोलते थे डोलमेंस। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। अब 46 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 46 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। ये था कि नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। नियोलिथिक लोग पहाड़ी से दूर अपने ठिकाना बना चुके थे। और उसके बाद और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पूरी तरह से निर्भर थे। पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र में पूरी तरह से निर्भर थे। क्यों निर्भर रहेंगे? चलिए इसको थोड़ा सा हम पॉइंट को समझ जाते हैं कि जैसे नियोलिथिक में आप महापाषाण काल के युग का भी थोड़ा बहुत मिलने लगता है। तो इसमें ये है कि जो साउथ इंडिया में इसमें लोहे का साक्ष्य भी मिलने लगता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तांबे का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद लोहे का भी आविष्कार
ये महापाषाण काल के युग में हो चुका था। तो मैंने इस पॉइंट को भी डिनोट किया था कि महापाषाण जब आया था तो पहाड़ों पर वो अपने घर से दूर इनको ठिकाना बनाने लगे, मतलब कि दूध अपनाने लगे थे। ये बात सही है, बिल्कुल दूध अपनाने लगे थे। और नियोलिथिक में कह रहा है कि पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह से निर्भर थे। ये नियोलिथिक में पत्थर से बने उपकरण, यानी पत्थर से तो उपकरण बनते थे लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं बनते थे, कुछ ही मात्रा में बनते थे, क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत ज़्यादा भारी हो जाते थे और ज़्यादा सटीक तरह से नहीं बनते थे। लेकिन अब यहाँ पे नियोलिथिक और ताम्रपाषाण काल का, मतलब कि तांबे का आविष्कार से थोड़ा सा ये लोग और डेवलप होने लगे थे। तो पूरी तरह से निर्भर करने का मतलब यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कथन आपका सही हो जाएगा, लेकिन कारण जो है ना वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पर आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय। आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला, यानी कि जो आदमी था तो सबसे पहले क्या सीखा था? पशु को पालना सीखा था? नहीं। आग लगाना सीखा था, यानी कि आग को तैयार करना सीखा था? नहीं। चक का निर्माण, यानी कि चाक का निर्माण, ये भी नहीं सीखा था। व्यवस्थित जीवन निर्वहन, ये भी नहीं सीखा था। सीखा क्या था? तो सीखा था शिकार करना। सबसे पहले सीखा था क्या? शिकार करना। और दूसरा पर सीखा था आपका पशुपालन, और तीसरा पर सीखा था आपका कृषि। तो पहला तो दिया नहीं है, तो दूसरा आपका दिया है क्या? पशुपालन। तो पशुपालन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग को माइंड लगा के ऑप्शन का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हेमोसेपियंस जाति के रूप में विभिन्न आरंभिक मानव जीवी सामान्य कहते हैं। मतलब कि हेमोसेपियंस जो जाति है वो विभिन्न आरंभिक मानव जीवी को सामान्यतः कहते हैं। किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका हेमोनिड को। हेमोनिड लिखा है, हेमोनिड होगा, हेमोनिड को। क्यों? क्योंकि हेमोसेपियंस एक तरह से आज का जो ह्यूमन है वो ह्यूमन हो गया था। फिर मैंने बता दिया सिंथ्रोपस ये जावा मानव कहते हैं, एंथ्रोपस ये सिंथ्रोपस विकिंग मानव कहते थे, एंथ्रोपस जावा मानव कहते थे जो आग खोज किया था, ठीक है। पिंथ्रोपिकस इसको कहते थे जो आपका ऑस्ट्रेलियोपिथेकस था, ठीक है। तो इसको कहते थे। चलिए आगे अगला आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से नवपाषाण कालीन स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है। राख के टीले के लिए जाना जाता है। चिरांद आपका जाना जाता है कि यहाँ पे मिला था आपका हिरण के साथ, हिरण के ऊपर हिरण के जो कंकाल मिले थे और उसे उपकरण बनाए गए थे, औजार बनाए गए थे, इसके लिए जाना जाता है। गुप्तकाल भी इसी के लिए जाना जाता है कि नवपाषाण काल में यहाँ पे जो जानवरों की हड्डियाँ मिला था उससे उपकरण बनाया जाता था। शनिवार भी बिहार वाला बताए थे, इसी के लिए जाना जाता है। जाना आपको जाएगा पलवला जो आपका साउथ में पड़ेगा, वहाँ पे मैंने बताया कि राख के टीले मिलते हैं, ठीक है। पलवला होगा, कुंतूर होगा, फिर आपका यहाँ पे मास्की, ये सब में राख के टीले मिले हैं। राख के टीले कैसे जलाया जाता था? तो जो काऊ कीड़े या जानवरों के डंक होते थे, डंक को गोबर को इकट्ठा करते थे और जैसे सूख जाता था तो एक पहाड़ बन जाता था। पहाड़ बनने के बाद उसमें आग लगा देते थे। आग लगाने से ये होता था कि वहाँ पे राख ज़्यादा मात्रा में मिल जाता, ज़्यादा मात्रा में हो जाता था, एक तरह से टीला बन जाता था। तो यही राख के टीले यहाँ पे मिले। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहाँ से चावल के प्रमाण मिले हैं। तो चलिए ये तो ईजी हो जाएगा आपको। चावल के प्रमाण आपको मिलते हैं सबसे पहले तो आपका मिलेगा कोल्डीवा में, ये तो आपको पता है। उतनूर में तो आपको पता है कि राख का टीले मिलेगा। फिर महागढ़ा में मिलेगा आपका। मेहरगढ़ में तो गेहूँ और चावल का मिलता है, गेहूँ और जौ का मिलता है, यहाँ तो चावल का मिलता नहीं है, ठीक है। यदि कृषि का पूछता तो ये मेहरगढ़ भी सही हो जाता, ठीक है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आप लोग याद रखिए और इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये 51 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मध्य प्रदेश में मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और आपका राजस्थान में बागौर के पशुपालन के साक्ष्य मिलेंगे। वही क्वेश्चन फिर से आगे देखिए कि मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान के बागौर में प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? तो ये मध्य पाषाण काल में ये आपका पालतू जानवरों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि पशुपालन के साक्ष्य पहली बार बागौर में, उसके बाद नहीं यदि बागौर रहेगा तब आजमगढ़ में बताएंगे, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है कि वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम निर्देशक थे। बिल्कुल सही बात है, ये तो थे। उन्होंने पुरातत्व के जनक कहा जाता है। बिल्कुल ये भी बात सही है, क्योंकि इनको पुरातत्व का इसलिए जनक कहा जाता है कि सबसे पहले इन्होंने ही खोज करना चालू कराया था। फिर उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन धरोहरों के संरक्षण को आगे बढ़ाया।
भाई समझिए इनकी बात को। लॉर्ड कर्जन यहाँ कैसे आ जाएगा? लॉर्ड कर्जन आपका आता है 1905 में। सुने होंगे कि लॉर्ड कर्जन ने वो बंगाल विभाजन कराया था। तो ये उसी मतलब कि 30-40 वर्ष पहले का है ये कनिंघम, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि गलत ही पूछा था, यानी कि ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा काल में खुदाई हुई थी। निकाली काल में हड़प्पा काल की खुदाई हुई थी, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। मतलब कि जो पुरातत्व का जो भी साक्ष्य मिलते हैं, अभिलेख मिला है, मृदभांड मिले हैं, कंकाल मिले हैं, पत्थर मिले हैं, ये कह रहे हैं कि इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यानी कि इतिहास के एक पुख्ता प्रमाण है। ये किसने कहा था? राहुल साकृत्यायन ने कहा था। अपने घुमक्कड़ अंदाज के लिए जाने जाते हैं राहुल साकृत्यायन। हिंदी में आप लोग खूब अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूक्ष्माश्म मतलब कि छोटे-छोटे माइक्रो टाइप में मुख्यतः संबंधित है। यानी कि पूछ रहा है कि छोटे-छोटे पत्थर, छोटे-छोटे औजार किससे संबंधित हैं? तो ये तो सीधे-सीधे आप बता दें कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 80,000 से 1 लाख पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं? तो ये कहाँ पे मिले हैं? तो ऐसे कभी-कभी क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ देता है। ये बोर्नियो की नियाह गुफा में। ये देखिए आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब कि मानव विकास में तो है, लेकिन एक तरह से आप वहाँ तक याद करने में बहुत ही कठिनाई महसूस करेंगे, ठीक है। तो यदि बहुत पढ़े हुए हैं तो इस क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे मानव विकास में। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? कौन सी धातु थे? तो ये तो सबको पता है कि ये थी आपकी तांबा, जो खेतड़ी से तांबा मिला है, ठीक है। आहार संस्कृति को इसी की वजह से ताम्रवती कहा गया है, ठीक है। यहाँ गणेश्वर संस्कृति भी मिला था राजस्थान में इसी की वजह से। 57 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य जो प्राचीन स्थल में पाए गए हैं। क्या करें? कहने का मतलब ये है कि गड्ढे खोद के और उसमें घर बना के रहते थे। कहाँ रहते थे? तो ये बताए थे कि हमने बुर्ज होम में रहते थे, और रंगपुर में भी इसके साथ कुछ कुछ मिलते हैं। रंगपुर, ये गुजरात वाला रंगपुर। तो ये वाला ऑप्शन नंबर भी सही हो गया आपका। चलिए अब आते हैं आपका 58 नंबर क्वेश्चन पे। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत की उपकरण परंपरा से जुड़ा नहीं है? यानी कि देखिए ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कौन सा उपकरण भारतीय परंपरा से जुड़ा नहीं है। ओल्डोन ये भी जुड़ा है, ओस्टियोनियो ये भी जुड़ा है, ऑस्ट्रेलियन कई बार पढ़े होंगे आप पीछे, वो भी जुड़ा है। ये ग्रेसियन वाला पॉइंट नहीं जुड़ा है, तो ये वाला पॉइंट आपका सही हो जाएगा। कौन सा नहीं जुड़ा था? तो ग्रेसियन, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस क्षेत्र में पुरातात्विक प्रागैतिहासिक को टेक्स्ट बुक कहा गया है? किस क्षेत्र को, मान कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिससे सभी प्रकार के जितनी भी जो औजार चाहिए वो भरपूर मात्रा में विविध रूप में एकदम पाया गया है, ठीक है। यानी कि स्टोन एज का ये एक तरह से टेक्स्ट बुक मान लो, किताब मान लो, तो किसको कहेंगे? कैमूर घाटी तो पढ़े ही नहीं कहीं, होसांगी भी नहीं कहीं पढ़े, सोहन घाटी थोड़ा बहुत पढ़े थे, लेकिन सोन घाटी से ज़्यादा आपका मिला है बेलन घाटी, जो यूपी का बेलन घाटी है, इलाहाबाद के क्षेत्र के साइड में, वहाँ पे ज़्यादा इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसके साक्ष्य आप देखेंगे तो निम्न पूरा पाषाण काल से ही मिलना चालू हो जाता है, और नौ पाषाण काल तक इसके साक्ष्य मिले हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपकरण हस्तपरशु का प्रकार नहीं है। हस्तपरशु का प्रकार नहीं है। हस्तपरशु का प्रकार कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए मैंने इसको बताया था कि ये होता है पेबुल, ये हो गया फलक, ये भी फलक, बीच में हो गया कोर, और इस तरह एक लकड़ी में इसको बना देते, ये बन गया चापर, और ये दोनों तरफ से कर देते बोरर हो गया। तो कह रहे कि हस्तपरशु यानी कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें तो लगभग सभी है, तो इसको भी आयोग को क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को भी यूपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको हटा दे, तो इसको भी हटाया गया होगा। चलिए क्योंकि इसमें भी सभी का सभी आपका जो औजार है ये सभी के सभी मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए 60 से 61 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वसूली छेनी छेद करने वाला गोल पत्थर किस संस्कृति से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा नौ पाषाण काल से, ठीक है। वसूली जिससे बाँस उसको काटा जाता है, वसूली होता है, छेनी से पत्थर को तोड़ के बीच में से अलग किया जाता है, ठीक है। चलिए बुर्ज होम किस प्रायोगिक ऐतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? किसका केंद्र है? तो नौपाषाण काल का केंद्र है।
ये तो सबको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर को आगे बढ़ाते जाइए और हल करते जाइए। टीन का मिश्रण किस में होता है? तो टीन का मिश्रण कांसे में होता है, कांसा में। ठीक है, सॉरी, क्या पूछ रहा है कि टीन का मिश्रण किया गया किस धातु में प्रथम बार टीन का मिश्रण किया गया? ये गलत हो गया। कांसे में मिश्रण होता है लेकिन किस में किया गया ये पूछ रहा है, इसीलिए ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतना पॉइंट ऐसे आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। मैं ध्यान से नहीं पढ़ा इसलिए गलत हो गया था। चलिए फिर से पढ़ते हैं। किस धातु में प्रथम टीन का मिश्रण किया गया? किसमें टीना का मिश्रण किया गया? टीना का मिश्रण करके तांबा बनाया गया, सॉरी ये कांसा बनाया गया। तो तांबा में आपका 88% तांबा में यदि 12% मिला देंगे आपका टीन, तो ये बनकर तैयार हो जाएगा कांसा। ठीक है, ये कांसा यदि पूछेगा तो कांस्य युगीन सभ्यता आपको सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। ताम्र, ये जितनी भी ताम्र संस्कृतियाँ हैं इनके तांबे का जब से खोज हुआ तो ताम्र संस्कृति कहा जाता है। जो स्टोन एज है, स्टोन में बड़े पत्थर पूरा पाषाण काल में मिलेंगे और जो उसके छोटे पत्थर हैं वो मिलेंगे आपका मध्य पाषाण काल में, और उसके छोटे और बड़े औजार और विभिन्न प्रकार की विविध सामग्री मिलेंगी नव पाषाण काल में। ठीक है, तो इस तरह आप लोग याद रखिएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा था? तो किसको कहे थे ये जनतांत्रिक धातु? तो ये कहेंगे आपका लोहा को। क्यों लोहा को कहेंगे भाई? क्यों लोहा को जनतांत्रिक धातु कहेंगे? तो लोहा का जैसे आविष्कार हो गया था, लोहा का आविष्कार लगभग 1200 BC के करीब में हुआ था। तो लोहे का आविष्कार से एक तरह से क्रांति आ गई थी। कैसे क्रांति आ गई थी? तो एक तरह से देखेंगे तो लोहे का आविष्कार होने से जितने भी आसपास के जंगल हैं इसको काटना लोगों ने चालू कर दिया। फिर काट के जंगल को कृषि करना चालू कर दिया। कृषि से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। जैसे लोग खाना खा पी के मतलब कि ज़्यादातर भोजन पर ही डिपेंड थे। भोजन यदि अच्छे से मिल गया तो लोग बहुत खुश हो जाते थे, बहुत आनंदित महसूस करते थे, क्योंकि भोजन ही उस समय बेसिक नीड था, केवल भोजन। फिर उस समय मान लीजिए जब कृषि अच्छे से होने लगा तब भोजन लोगों को पर्याप्त रूप में मिलने लगा, तो अब टाइम मिलने लगा। तो केवल खाने के लिए वस्तु अब नहीं जुटाना है, और भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो और भी तमाम तरह से विकास करने के बारे में लोग सोचने लगे, और तमाम तरह से मतलब एक तरह से क्रांति आ गई लोहे की खोज से। तो इसी की वजह से कहा जाता है इसको जनतांत्रिक धातु। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नवपाषाण काल में मुख्य विशेषताएं हैं। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो नवपाषाण काल में आपका बताए थे पशुपालन तो मध्य पाषाण काल में चालू हो गया था, नवपाषाण काल में कृषि चालू हो गया था। तो यहाँ पर तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, यदि ए बी नहीं दिया होता तो आपको कृषि लगाना होता। ठीक है, लेकिन जब ए बी दोनों ऑप्शन दिया था, दोनों अप्रोप्रिएट, ए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे 66 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं कि इनमें से किस युग को संक्रमण काल, देखो फिर से आगे वही वाला संक्रमण काल किसको कहेंगे? तो मध्य पाषाण काल को कहेंगे, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है किसको? पूरा पाषाण काल को और नवपाषाण काल को। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से बनाइए। अब इंडियन यहाँ पे देखिए आ गए ना, डेडी कौशाम्बी भी आ गए, आर शर्मा भी आ गए, पांडे भी आ गए जी, रोमिला थापर भी आ गए। ठीक है, मैंने अभ्यास को जब रिवीजन करा रहे थे तो उस समय इन लोगों के बारे में बताया था कि ये किस विचारधारा से ये पुस्तकों को लिखते हैं। तो यहाँ पुस्तक पूछा गया कि पुस्तक कौन से किस में लिखा है। चलिए मिलान करते हैं। डी डी कौशाम्बी ने क्या लिखा होगा? तो डी डी कौशाम्बी क्या इंडियन फ्यूडलिज्म लिखे हैं? इंडियन फ्यूडलिज्म इनका नहीं है, इनका है मिथक एंड रियलिटी। डी डी कौशाम्बी का है आपका मिथक एंड रियलिटी। तो ए का दो ऑप्शन में है। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। आर एस शर्मा इंडियन फ्यूडलिज्म। आर एस शर्मा का तो आप लोग पढ़े ही होंगे, इंडियन जो फ्यूडलिज्म है, जो सामंत हैं जो इंडिया के, उसके बारे में बताते ही हैं। रोमिला थापर क्या करती हैं? तो रोमिला थापर आपका करेंगी ये सोमनाथ के आक्रमण, यानी कि रोमिला थापर को बताया गया है। ठीक है, सोमनाथ का आक्रमण। जी एस पांडे का तभी यहाँ बाकी वाला कर देंगे इंडियन कल्चर में। तो कौन से किसे मिला है? तो ए का 2 से मिल गया, और बी का मिल गया 1 से, बी का 1 से, सी का 4 से, और डी का 3 से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ पुस्तकों को आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ पुस्तक यदि आप याद हैं तो आप लोग एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ताम्र पाषाण संस्कृति का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ कालक्रमानुसार सबसे पहले कौन सा संस्कृति आ जाएगी? तो सबसे पहले आपका संस्कृति आ जाती है कैथा। ठीक है, पहला कैथा आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन में फंसेंगे। फिर उसके बाद कौन सी संस्कृति आएगी? तो मैंने बताया था कि मालवा से पहले आहड़ आता है। ठीक है, और लास्ट में जौरे आती है। तो सीधे सीधे 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैथा, आहड़, मालवा, जौरे। ठीक है, सही है।
चलिए 69 नंबर पर आ जाएंगे। 69 नंबर को क्वेश्चन को हल कीजिए। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित है? ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित है, ये तो आप लोग कर ले जाएंगे, मैंने तो कई बार इसको बता दिया कि कहाँ से संबंधित है। ठीक है, तो ताम्रपाषाण संस्कृति से आपका ये बालाथल हो जाएगा। बागौर तो मैंने बताया था कि ये मध्यपाषाण काल का है। मध्यपाषाण काल का यहाँ क्या मिला है, तो सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिला है। तिलवाड़ा भी नहीं जानते हैं, बूढ़ा पुष्कर को भी नहीं जानते हैं, हम लोग जानते थे बालाथल को। बालाथल कहाँ से था? आहड़ संस्कृति से था। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 70 नंबर, बागौर साइट। बागौर साइट के बारे में सही नहीं है, इसी को बताना है बागौर साइट में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो अब ये राजस्थान में अवस्थित है, बिल्कुल सही है, सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, राजस्थान में अवस्थित है। इसकी विशुद्ध का मतलब कि बिल्कुल शुद्ध मध्यपाषाण काल के भांड चरण होने के इतनी के करीब में, यानी कि 5365 से 3775 ईसा पूर्व कार्बन तिथियाँ हैं। जो भी मृदभांड मिले हैं लगभग इतना है। कह रहे कि इससे प्रारंभ से ही कृषि संबंधित चिन्ह पाए गए हैं। प्रारंभ से नहीं, यहाँ से ही प्रारंभ हुआ था, यहाँ से प्रारंभ हुआ था, से ही नहीं, प्रारंभ से ही नहीं, यहाँ से मतलब कि लास्ट टाइम के पीरियड में यहाँ से चालू हुआ था। ठीक है, और यहाँ जम्बू भेड़ बकरी के सुअर 5000 ईसा पूर्व पालतू पशु के पालन का जानकारी मिलता है। जंतु बैल भेड़ बकरी सुअर करीब 5000 BC पुराना पालतू पशु है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो थोड़ा सा पॉइंट इसमें मिस्टेक किया है, यही गलत हो सकता है आपका, बिल्कुल यही गलत है आपका। चलिए, तो 70 नंबर में सी आपका गलत है। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वहाँ से एक पॉइंट में गड़बड़ किया है कि ही लगा दिया है, ही नहीं लगाता तो वहाँ वो भी पॉइंट सही हो जाता। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? भरतपुर पुरातात्विक, भरतपुर आपका ना पश्चिम बंगाल में है, भरतपुर राजस्थान वाला नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये पुरातात्विक स्थल है। देखिए, यह कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, अभी बताया पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है, जहाँ पे प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। राजस्थान में कैसे स्थित हो जाएगा? जब आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है तो राजस्थान में कैसे स्थित हो जाएगा? यहाँ पे पश्चिम बंगाल में तो यहाँ पे मछली उछली का चीज़ मिलेगा ही, और यहाँ पे उत्तरी काले मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आपका यहाँ से बी नंबर गलत हो जाएगा, यानी गलत ही पूछा था, यानी बी ऑप्शन 71 नंबर का सही हो जाएगा। चलते हैं 72 नंबर में। 72 नंबर में क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन भारत के ज्ञात विशालतम मध्यपाषाणवास क्षेत्र है? कौन सा है? यानी कि मध्यपाषाण काल का ये क्षेत्र है, तो इसमें से कौन सा है? तो मध्यपाषाण काल में मैंने बताया था कि सबसे पहले बागौर है, बागौर से ही पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। चौपानी मांडव है, लेकिन यहाँ पे तीनों का साक्ष्य मिलता है, केवल मध्यपाषाण काल से ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये बागौर है, बागौर में सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिलते हैं यहाँ के मध्यपाषाण काल के, और भी आपका औजार से लेके और पशुपालन तक के साक्ष्य वहाँ पे मिलते हैं बागौर में। 73 नंबर पर आ जाए। 73 नंबर क्या करें कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजार के साथ स्वस्थ स्थानों पर मानव पाए गए हैं? इनके मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ मानव भी पाए गए हैं। तो मानव कहाँ पे पाए गए हैं? सबसे पहले मानव कहाँ पे पाए गए हैं? तो मैंने बताया था कि हथनौरा में पाए गए हैं, मध्यपाषाण काल में। ठीक है, मध्यपाषाण काल में करें कि ये पूरा पाषाण काल के औजारों के साथ। ठीक है, तो ये लगभग दोनों टाइम पीरियड से मैच करता है, मध्यपाषाण काल का और पूरा पाषाण काल का। ठीक है, तो इसी की वजह से इसमें पूरा पाषाण काल लिखा है। मध्य पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के टाइमिंग मैच करता है, तो इसलिए हथनौरा आपका सही हो जाएगा। हथनौरा में ही आपका पहला मानव के साक्ष्य मिले हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मानव की सबसे पहला साक्ष्य हथनौरा में मिला है। निम्न पूरा पाषाण काल से लेके पूरा पाषाण काल को ही ले सकते हैं, उसमें बताते कि मध्य पूरा पाषाण काल में मिला है। तो 74 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। 74 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मकृत मानव शिशु कपाल पाया गया है? तो कहाँ पे मानव शिशु कपाल पाया गया है? तो ओडई जो केरल का ओडई है ना, वहाँ पे शिशु कपाल 2001 में खोजा गया था, तो मिला था। ठीक है, चलिए, ये प्लीस्टोसीन काल का माना जाता है। प्लीस्टोसीन काल एक तरह से कहेंगे तो हिमयुग था। हिमयुग, पृथ्वी बहुत ठंडी थी, पृथ्वी को हिमयुग के बाद जब होमो सेपियंस का जो काल आता है,
उसमें पृथ्वी का धीरे-धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा और नए जीवों का विकास चालू हुआ था। 75 नंबर क्वेश्चन पता चलता है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो फसल उत्पादन के लिए तो सबसे पहले ये तो आपको बताया गया है कि मेहरगढ़ में 3 जगह गेहूँ के साक्ष्य, 2 जगह जौ के साक्ष्य, 1 जगह कपास के साक्ष्य और एक भैंस। इतना आप लोग रट लीजिए मेहरगढ़ से, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी ये तीनों एकदम सीक्वेंस में पूछ देता है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पूरा पाषाणकालीन स्थल एस्चुरियन औजारों के साथ पशुपद चिन्ह के समुच्चय का मतलब कि कई ठे झुंड, ठीक है, पद के साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ पे मिले हैं? तो ये अतिपक्कम आपका वो अतिपक्कम जो है आपका एक तरह से कह सकते हैं कि ये तमिलनाडु के करीब में पड़ेगा। तमिलनाडु का मतलब कि साउथ इंडिया, ठीक है? तो वहाँ पशुपद चिन्ह का मतलब कि पशुओं का जो खुर होता है ना, पैरों का जो खुर होता है, तो उसके ज़्यादा साक्ष्य मतलब कि एक ही जगह हज़ारों पशुओं का खुर का साक्ष्य मिला है, ठीक है? चलिए 77 नंबर का क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बूचड़खाना, ये तो मैंने सीधे-सीधे बताया था। माधा बूचड़खाना कहाँ पे मिला है? तो प्रतापगढ़ के माधा में। क्यों माधा में बूचड़खाना कहा जाता है? तो क्योंकि यहाँ पे जो मध्य पाषाण कालीन का है, जो ये माधा है मध्य पाषाण कालीन का है, ठीक है? मध्य पाषाण काल का माधा प्रतापगढ़ का यहाँ पे इतना ज़्यादा मात्रा में पशुओं का हड्डी मिला है कि कहा जाता है कि या तो ये बूचड़खाना रहा होगा, यहाँ से पशुओं के उपकरण बनाए होंगे और यहाँ पे उपकरण बनाए होंगे, नहीं तो पशुओं को यहाँ से काटा जाता होगा खाने के लिए, ठीक है? चलिए 77 नंबर क्वेश्चन हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अब भारत में प्राग ऐतिहासिक काल की श्रेय दिया जाता है। तो ये तो आप लोग सीधे-सीधे बता देंगे किसको श्रेय दिया जाता है। रॉबर्ट ब्रूट को 1863 में इंडेक्स की खोज करने के लिए जाना जाता है और इन्हीं को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। चलिए हड्डी के मात्र देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। हड्डी की बनी मात्र देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये जल्दी से बताइए आप लोग। तो विंध्यन के निम्न पुरापाषाण काल से नहीं, सोहन घाटी के मध्य पुरापाषाण काल से। सोहन घाटी में तो मिला ही नहीं है, बागौर में तो आपका मध्य पाषाण काल का वो प्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिलता है। सोहन घाटी भी बताते कि निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है और विंध्यन घाटी के उच्च पुरापाषाण काल, हाँ ये पॉइंट तो ठीक लग रहा है। उच्च पुरापाषाण काल के क्षेत्र से मिला है। बताया था ना कि उच्च पुरापाषाण काल से आपका ये नक्काशी देवी माता देवी की मूर्ति भी मिलेगी और आपका ये भीमबेटका की गुफा भी मिलेगी। भीमबेटका की गुफा में ये मत लगाएगा कि ये उच्च पुरापाषाण काल का है या मध्य पुरापाषाण काल का है। ये मध्य पाषाण काल उच्च पुरापाषाण काल का सिमिलर चलेगा, दोनों में आ सकता है, ठीक है? तो क्वेश्चन के अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि किसमें आप लोग को फिट बैठ रहा है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से मध्य पाषाण कालीन स्थल अच्छी खासी लंबाई के अस्थिपंजर से युक्त समाधान मिले हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, सोच के थोड़ा बताइएगा, क्योंकि एक तो माधा मैंने अभी ऊपर बताया था, ये तो है, और एक कौन सा हो सकता है? यूपी में यदि आप लोग यूपी के प्रतापगढ़ में देखेंगे तो माधा भी हो जाएगा, सराय नहर भी हो जाएगा, ठीक है? भीमबेटका तो आपका मध्य पाषाण काल का आएगा, लेकिन यहाँ पे गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आदमगढ़ है तो आदमगढ़ पशुपालन के प्रसिद्ध है। तो ये तो दोनों ऑप्शन हट गए, पहला और दूसरा। बचा आपका तीसरा और चौथा। माधा आपका प्रतापगढ़ में है, सराय नहर भी प्रतापगढ़ में है, इसके बारे में मैंने बताया है डिटेल से। तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन पे। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भागौर के प्रथम काल का संबंधित किस संस्कृति से है? तो भागौर में हमने बताया था कि प्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं और ये मध्य पाषाण काल से, ठीक है? पशुपालन का जो साक्ष्य है मध्य भागौर से ही मिला है और भागौर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पे प्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला है। चलिए 82 नंबर को हल करेंगे। 82 नंबर करें कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल को ह्यूमनोइड, देखिए ह्यूमनोइड आ गया ना, ह्यूमनोइड जीवाश्म यानी कि हेमोसेपियंस इसमें से किसको मानेंगे? हेमोसेपियंस वाला इसमें किसको माना जाएगा कि हेमोसेपियंस का जो था यानी कि मानव का जो था वो साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला है? तो अभी तो पहले बताया था कि हथनौरा में मिला है, ठीक है? हथनौरा मध्य पाषाण काल का, ठीक है? चलिए
आगे बढ़िए। आगे में 83 नंबर पर आइए। 83 नंबर क्या करा कि ताम्रपाषाण काल की वृत्ताकार ग्रह गर्त ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है? ठीक है, तो ये देखिए एक तरह से कह रहा है कि वृत्ताकार गर्त ग्रहों का मतलब कि घरों में हड्डियों का साक्ष्य मिलेगा, इसलिए गर्त इसको कहा जा रहा है। गर्त घरों का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो आपको मिला है इनाम गांव, जारवे संस्कृति के इनाम गांव में। इनाम गांव ये जारवे संस्कृति से है। जारवे संस्कृति में जैसे कि उनको दफनाने के लिए सबसे पहले पैर को काट देते थे, उसके बाद उसको दफनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हड्डियाँ मिली है ना, वो घरों में मिली है। क्यों घरों में मिली हैं? तो मैंने जारवे संस्कृति बताया था कि यहाँ पे जो भी संस्कृति हैं इसमें दफनाने के लिए सबसे जो भी मर जाते थे तो उसको उसी घर में अंदर ही दफना देते थे। अंदर दफनाते थे और उसकी भोग विलास की जितनी भी सामग्रियाँ हैं, मिठान है, फिर खाने-पीने की जितनी भी वस्तुएँ हैं, वो उनके साथ ही दफना देते थे। ठीक है? तो इसके साथ दफनाने से ये था कि ये लोग सोचते थे कि रात यदि ज़िंदा हुए तो रात में आएँगे और खाएँगे, पिएँगे। ठीक है? इससे ये हुआ कि ये लोग आत्मा में विश्वास करने लगे। आत्मविश्वास करने लगे तो देवी-देवता का भी प्रचलन दिखाई देगा। फिर देवी-देवता का जब प्रचलन दिखाई देगा तो इससे आस्था और बढ़ेगी। यानी कि इस तरह धीरे-धीरे संस्कृतियों का विकास होना और चालू हो जाएगा। ठीक है? चलिए 84 नंबर चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? नवपाषाण को सबसे पहले सूचित किया गया था। तो चिरंद भी है, नवपाषाण काल का, गुप्तकाल भी है, कोल्डिवा भी है, लिंगासुर भी है। तो किसको किसको सूचित किया गया होगा? तो यहाँ पे सूचित किया गया था सबसे पहले लिंगासुर को। लिंगासुर की खोज किसने किया था? तो लिंगासुर की खोज आपका जो डॉक्टर प्राइमरोज हैं 1842 में कर्नाटक में खोज किए थे। और कभी-कभी इनको ही ये डॉक्टर प्राइमरोज को ही प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। ठीक है? यदि ऑप्शन में रॉबर्ट ब्रूक नहीं रहे तो आपको प्राग ऐतिहासिक काल का जनक डॉक्टर प्राइमरोज को मानना पड़ेगा। ठीक है? तो ये लिंगासुर का जो प्रथम सूचित किया था तो इसी को लिंगासुर को ही किए थे, जो कर्नाटक में है। ठीक है? कोल्डिवा से आपको पता ही है, गुप्तकाल भी पता ही है, चिरांद भी आपका बिहार में है, ये भी सबको पता है। चलिए 85 नंबर पे चलिए। 85 नंबर क्या कर रहा है कि शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्राग ऐतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? शैल चित्रकारी के लिए यानी कि पत्थरों पे चित्र कौन बनाता था? फोटो कौन बनाता था पत्थरों पे? फोटो पे पत्थर ये आपका भीमबेटका वाला बनाता था। ठीक है? भीमबेटका वाले जब बनाते थे आप लोग को पता ही होगा। चलिए पुरापाषाण काल से यानी कि ये उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। कभी-कभी आपको मध्य पाषाण काल भी दे देगा, तो उस ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा। यदि उच्च पुरापाषाण काल दे रहा है या पुरापाषाण काल दे रहा है और साथ में मध्य पाषाण काल भी दे रहा है तो आपको पुरापाषाण काल पे भीमबेटका के अनुसार जाना पड़ेगा। ठीक है? 86 नंबर में जाइए। 86 नंबर क्या कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल के बड़े परिमाण वाला लघु उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। लघु माने छोटा पत्थर के लिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला है। तो मैंने बताया था कि आदमगढ़ में ठीक है, सगन कल्लू से आपके छात्र मिलेंगे। यहाँ पे भी पशुपालन के साक्ष्य मिलेंगे। बागौर में भी, आदमगढ़ में भी आपका पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं पाला। और यहाँ पे पूछा गया कि लघु पाषाण उपकरणों की, तो उपकरण आदमगढ़ में, एमपी वाला आदमगढ़ में मिलेगा। ठीक है? चलिए यहाँ पे 2500 से ज़्यादा उपकरण मिले हैं, इसीलिए मतलब उपकरण बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं आदमगढ़ में, इसीलिए आदमगढ़ भी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ठीक है? निम्नलिखित में से वस्तु ताम्र संधि स्थल से ज्ञात होती है। ताम्र संधि स्थल से ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है भाई? तो मानव रूपी आकृतियाँ, बिल्कुल। मत्स्य भाला यानी कि मछली को मारने वाला भाला, ये भी मिलता है। चपटे पशु कुठार, परशु कुठार मतलब कि चपटे वो क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी नुमा होता था उसको। और छुरिका, एटनिक छुरिका यानी कि छुरी की तरह ऊपर से चोक होता था ऐसे चापर की तरह। तो भाई इसमें तो सभी मिला है, तो सभी का आंसर सही करेंगे। ताम्रपाषाण काल में वैसे भी बता दें कि ग्रामीण समाज आता है, वहाँ से ज़्यादा विकसित हो जाते हैं लोग। 88 क्वेश्चन में आ जाइए। 88 क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक स्थल से भारत के प्राचीनतम झोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। भारत के प्राचीनतम झोपड़ी के प्रमाण मिले हैं। झोपड़ी के कहाँ प्रमाण मिले हैं भाई? चिरकी निवासा में या होसंगी में या आपका यहाँ डिडवाना में? नहीं, पैसारा में। पैसारा में मिला है आपका प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य। चिरकी निवासा ये महाराष्ट्र वाले में नहीं मिला है, होसंगी में भी नहीं मिला है, डिडवाना में भी नहीं मिला है, पैसारा ये बिहार वाले में मिला है।
झोपड़ी के सच। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है नीट जेआरएफ में। चलिए 89 क्वेश्चन को हल करेंगे। 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या सही है भाई इसमें? तो मध्य पूरा पाषाण काल में लघु औजार पाए जाते थे, ये तो बिल्कुल बेसता थी। बागोर, लगनाथ, भीमबेटका, ये भी सही बात है। भीमबेटका को आप पूरा उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल इस दोनों में लाई करता है, तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार उसको सही भी मानना है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। और जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डी पाई गई है, ये भी ठीक है। इस काल में शैल चित्र उपलब्ध हैं। शैल चित्र बिल्कुल उपलब्ध है, ये भीमबेटका वाला उपलब्ध नहीं है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सारे के सारे विशेषताएं हैं। ठीक है, पालतू पशु का जो सच है बागौर में और आजमगढ़ में आपका मिलेगा ही मिलेगा। 90 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा भाई युग्म सही नहीं है? जल्दी से जो सही नहीं है उसको हटाइए। निम्न पूरा पाषाण काल में शिकार और खाद्य संग्रह था, बिल्कुल था, निम्न पूरा पाषाण काल में ही था। उच्च पूरा पाषाण काल में इसी समय, हाँ, वो पूरा पाषाण काल में ही वो खाद्य संग्रह, शिकार और खाद्य संग्रह था। तो मध्य पाषाण काल में वो कृषि करना सीख जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का है कि मध्य पाषाण काल में शिकार। देखिए यहीं गलती कर दिया ना, मध्य पाषाण काल में शिकार थोड़ी करेगा, यहाँ तो पशुपालन करेगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन हो गया। 90 नंबर के बाद 91 नंबर पर आते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन कॉल करेंगे। निम्नलिखित में से विंध्यन का जो क्षेत्र है, ये विंध्य का जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे 9 पाषाण युगीन स्थल कौन सा है? यानी कि 9 पाषाण युगीन कौन सा क्षेत्र है? तो ये महागड़ा है, महागड़ा लिखा है, महाधा होगा, महाधा। ठीक है, महाधा आपका, इसके बारे में यदि बता दूँ तो ये एक तरह से ये इलाहाबाद का जो क्षेत्र है ना, उधर में पड़ता है। और ये इसकी खोज जो GRS शर्मा ने किया था 1991 से 56 में। ठीक है, इलाहाबाद के ये प्रोफेसर थे। चलिए 18 में हो गया। फिर 91 नंबर के बाद हम लोग आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। 92 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए है, और हम लोग मिलान करेंगे अच्छे से। पूरा पाषाण काल किससे हो जाएगा? पूरा पाषाण काल तो बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे भाई। तो पाषाण काल उपकरण लघु, तो ये मध्य पाषाण काल का, इसको पहले मिलाइए भाई, मिल रहा है तो बी का 4 2 ऑप्शन में मिल रहा है। पूरा पाषाण काल का फ्लेक्स में बड़ा होता है, बड़ा पाषाण उपकरण, यानी कि ए का 3, बी का 4, और इसमें 4 मिला है, एक का नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और सी का वन घिसे हुए पाषाण उपकरण, यानी कि अच्छे तरीके से एकदम ताज़ा चोक का मतलब कि एकदम किसकी नुकीला बना दिया गया है, एकदम बिल्कुल बारीक। उच्च पूरा पाषाण काल में क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा शैल चित्र। मैंने बताया कि उच्च पूरा पाषाण काल में भी आता है, मध्य पाषाण काल में भी आएगा। चलिए, और आपको क्वेश्चन के अनुसार उसको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 92 नंबर में क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 93 नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? यानी कि महापाषाण युगीन से संबंधित नहीं है। महापाषाण आ गया, मेगालिथिक से संबंधित नहीं है। तो मेगालिथिक से कौन कौन संबंधित हैं? तो मैंने इसके बारे में तो बताया ही होगा, कौन कौन है। चलिए निकालिए। तो चंद्रगिरी बिल्कुल है, आदित्य चिल्लरू ये भी है, ब्रह्मगिरी भी ये भी है। उतनूर नहीं है, उतनूर आंध्र प्रदेश का नहीं है। ये उतनूर आपका नव पाषाण काल से है, ठीक है। यहाँ पे मिलता है राकेश साक्ष्य। चलिए आज 94 नंबर पर 94 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित पुरातत्ववेत्ताओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए भाई, ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग इसको कर लीजिए ऑप्शन नंबर 2, और यहाँ पे 1 कर लीजिए, ये गलती से हो गया है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि मैं इसको क्यों सही किया था। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसीलिए इसको सही किया था। यानी कि ए फर्स्ट में यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 का मतलब कि जेम्स प्रिंसिप, और सेकंड पर आ जाएगा जॉर्ज फर्गुसन, और फोर्थ नंबर पर एडवर्ड थॉमस आ जाएंगे। उसके बाद अलेक्जेंडर लास्ट में आएंगे। ठीक है, तो भाई ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा पूछा गया है, ये मुझे नहीं पता था। इस क्वेश्चन को मैंने लिखा हुआ था, आप लोग से झूठ क्यों बोले। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 95 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लावेला तकनीकी द्वारा बनाए गए फलक निम्नलिखित में से भूगर्भिक युग की विशेषता है। लावेला तकनीकी
कई प्रकार से तकनीकी होती हैं, जैसे कि कोई जैसे कि फलक बनाने का जो तकनीकी होती है फलक बनाने की, कोर बनाने की, चापर चापिंग बनाने की, ये सब तकनीकियाँ पूछा जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि फलक उपकरण किस भूगर्भिक मतलब कि ये ज्योग्राफी में ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये प्लेस्टोसीन एज में जाएगा। प्लेस्टोसीन एज में भी देखिए आप 3 प्लेस्टोसीन एज है, निम्न प्लेस्टोसीन एज, उच्च प्लेस्टोसीन एज, मध्य प्लेस्टोसीन एज। प्लेस्टोसीन एज यदि नहीं जानते हैं तो प्लेस्टोसीन एज जो है ना, वो एक तरह से भूगर्भिक काल से जब से पृथ्वी बनी है तब से वो एजों को एक तरह से महाकल्प, कल्प और युग में ये बाँटा गया है, ठीक है? तो इसमें जो प्लीस्टोसीन आता है वो सेकंड लास्ट आता है, ठीक है? प्लीस्टोसीन के बाद होमो-सेपियंस आएँगे। तो जो प्लीस्टोसीन एज है ना, वो प्लीस्टोसीन एज ये बताया गया कि ये हिमयुग है। इसमें पृथ्वी पर बहुत ठंडा हो गया, बहुत पृथ्वी ठंडी हो चुकी है। तो ये हिमयुग है, ठीक है? तो ये लेवला तकनीकी जो है, तो लेवला तकनीकी ये पूछा गया है कि लेवला तकनीकी एक तरह से कह सकते हैं कि जो क्वार्टाजाइट पत्थर होते थे, जो पत्थर जल्दी से टूट जाते थे, अच्छे से टूट जाते थे, तो उसी के इस समय का जो मानव रहा होगा, मानव इस समय कौन-सा रहा होगा? तो इस समय मानव रहा होगा आपका होमो सेपियंस से पहले आता है क्रो-मैग्नन, क्रो-मैग्नन से ऊपर हेमोनिड सॉरी होमो हैबिलिस रहा होगा, ठीक है? निएंडरथल और होमो हैबिलिस इस समय टाइम पीरियड में ये मानो क्या किया होगा कि तो उस समय के जो भी पत्थर तोड़े जाते थे, तो तोड़ने के जो विधि आते थे उसी को अपने-अपने रूप में तकनीकी नाम दिया गया है। तो ये लेवला तकनीकी जो है, तो ये मध्य पुरापाषाण काल से आपको संबंधित आएगा। तो मध्य पुरापाषाण काल में आपका ये मध्य प्लीस्टोसीन से ले सकते हैं, तो मध्य प्लीस्टोसीन में ये काल आ जाएगा, ठीक है? चलिए 95 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन पर आएँगे। 96 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें मिलान करना है, ठीक? चलिए मिलान कीजिए भैया। मिलान करने में सोन घाटी को किसने बताया था? तो सोन घाटी को सबसे पहले आपका बताए थे, ये बताए थे सीएल कार्लाइल ने। बताए थे कि नहीं? बताए थे, सोन घाटी को सीएल कार्लाइल ने बताए थे, ठीक है? और भीमबेटका को वीएस वर्णाकर ने बताए थे, यानी कि सी का हो जाएगा 4, सी का 4 2-3 जगह पर दिखाई दे रहा है। फिर सोन घाटी 1 का 2, सी का 4। और बालाथल कहाँ से रिलेटेड हो जाएगा? तो ये आहार संस्कृति से रिलेटेड हो गया। और ये बुर्जम को जानते ही हैं, नवपाषाण काल का है कश्मीर में। तो चलिए अब तो मिलाना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए 97 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये भी तो मिलान करना है। सोहन संस्कृति फिर वही क्वेश्चन है। सोहन संस्कृति किससे संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। निम्न पुरापाषाण काल से आ गया, यहाँ पे है, यानी कि एक का दो ऑप्शन में है। फिर निवासा संस्कृति मध्य पुरापाषाण काल में आ गया, ठीक है? उसके बाद बागोर संस्कृति, बागोर में उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है? उच्च पुरापाषाण काल क्यों कह रहे हैं कि जो मध्य पाषाण काल का कुछ पॉइंट है वो ओवरलैपिंग करता है उच्च पुरापाषाण काल के साथ, ठीक है? तो इसलिए आपको कभी-कभी कन्फ्यूजन हो सकता है कि भीमबेटका को उच्च पुरापाषाण काल में भी और मध्य पाषाण काल में भी बताया जाएगा। और इस बागोर जो संस्कृति है इसको भी उच्च पुरापाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में बताया जाएगा। तो आपको क्वेश्चन के अनुसार रिलेट करके उसको पकड़ के क्वेश्चन के अनुसार उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है? कोल्डेवा में नवपाषाण काल में जो सच मिला है वो हो जाएगा। तो चलिए मिलान कर लीजिए। तो ए का हो गया 1 हो गया 2, ए का 2 ऑप्शन में। फिर निवासा का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में। फिर 4 में, यानी इसमें तो दोनों सही दिया है, दोनों एक ही तरफ देखा जाता सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए 97 में आ जाइए। 97 के बाद हम लोग आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल की तांबे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर यानी पत्थर का उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है? तांबे का तो साक्ष्य मिला है, लेकिन जो पत्थर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये कहाँ पे मिला है? तो अहाड़ में मिला है। अहाड़ को क्या कहा जाता है? ताम्रवती कहा जाता है, ठीक है? ताम्रवती क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे तांबे का एक रथ मिला है, रथ को खींच रहा है, ठीक है? तो इसीलिए ताम्रवती कहा जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाणकालीन मानव की जमीन की गड्ढा खोद कर, देख रहे हैं कैसे ये बुजुर्ग वाला क्वेश्चन को कितना घुमा के पूछता है। इसीलिए क्या करे, कितना भी क्वेश्चन बनाए वो एक ही क्वेश्चन का आगे पीछे करके बनाता रहता है, ठीक है? तो आपको 99 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए 100 नंबर क्वेश्चन पे। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किस स्थल में
लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है। कहाँ पे हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है? हाथी दांत ये पूछ दे तो कहाँ पे मिला है? तो दमदमा में मिला है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, दमदमा में मिला है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं 101 नंबर क्वेश्चन पे। 101 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। झूकर संस्कृति निम्नलिखित किस स्थल पर प्राप्त हुई है? झूकर झांका बताया था ना, पर्वतीय हड़प्पा काल का है। पर्वतीय हड़प्पा काल का ये चंगुदड़ों में प्राप्त होता है। ठीक है, इसको आगे पढ़ाया जाएगा। हथनौरा में आ जाइए। हथनौरा में क्या है? हथनौरा में मानव जीवाश्म किसका मिला? तो हेमोनिडी का मिला है। ये तो बताइए था 102 नंबर में, हेमोनिडी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, हेमोनिडी भी आ जाएगा तो आप लोग आंसर लगा सकते हैं। चलिए 103 नंबर पर आ जाइए। 103 नंबर में क्या है कि सावधान प्रचलित शुरू किया गया था। तो ये तो बताए ही थे कि नियंडरथल द्वारा, जर्मनी घाटी के नियंडरथल में ये सावधान का प्रारंभ ये नियंडरथल ने शुरू करा दिया था। ठीक है, अब आ जाइए 104 नंबर क्वेश्चन पे। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा ताम्र संचयन, तांबे का संचयन सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिला है? जोधपुरा में मिला है, कैपई में मिला है, बहादुराबाद में मिला है, या गुंगुरिया में मिला है? भाई गुंगुरिया कहाँ मिला है? तो गुंगुरिया पूछेंगे कहाँ पे है? तो गुंगुरिया आपका है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे 400 से ज़्यादा आपके जो तांबे का साक्ष्य है ना वो मिला है। ठीक है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का यानी सबसे पहले चूल्हे का अवशेष कहाँ मिला है? तो चूल्हे का भीमबेटका में तो आपका नहीं मिलेगा, महागढ़ा में भी नहीं मिल सकता है, होशंगी में भी आपका करणे मिलते हैं। तो बचता ही क्या है? बिलसुरा। ये बिलसुरा कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है, बिलसुरा में मिलेगा। ठीक है, तो चूल्हे का जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो बिलसुरा मिलेगा। 106 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 106 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण एशिया में निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम गेहूं के साक्ष्य का प्रमाण मिलता है? एक ही क्वेश्चन को आगे पीछे या इधर से उधर करके ऐसा पूछता रहता है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग काबिल हो चुके होंगे कि गेहूं जौ का पूछेगा, कपास का पूछेगा, भैंस का पूछेगा तो बलूचिस्तान यानी मेहरगढ़ आप लोग आंसर देने में सक्षम है कि नहीं भाई? बिल्कुल होंगे। चलिए आते हैं अब 107 नंबर क्वेश्चन पे। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल मिला है? तो सबसे बड़ा पूजा स्थल जो ये सिरसुख तो होगा नहीं, आराधपुरा नहीं, कौशाम्बी तो आपका ये महाजनपद में आएगा। सिरकप में मिला है। ठीक है, सिरकप ये कहाँ पे है? तो सिरकप ये आपका पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पे अर्धवृत्ताकार एक पूजा स्थल मिला है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेगा। प्रागैतिहासिक युग के मानव कहाँ रहता था? प्रागैतिहासिक काल में मानव कहाँ रहता था ये पूछ रहा है। तो कहाँ भी रहता होगा? मचान पे, बिल्कुल मचान पे, झोपड़ी में, कंदरा यानी कि गुफा में, इन सभी में रहता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और 109 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डियों के औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मैंने बताया था कि चिरांद जो है बिहार का सारण, जो इसमें आरा के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे 40 से ज़्यादा हिरण के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो हिरण है, हिरण के हड्डियों से औजार और हथियार दोनों बनाए गए हैं, तो उसके साक्ष्य मिला है। मुंगेर को जानते ही नहीं है, चुनार को जानते ही नहीं है, छोटा नागपुर आप लोग जानते हैं, तो वो छोटा नागपुर आपका खनिज संपदा के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे आप। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन कॉल कीजिए। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राचीन पाषाण युग के निवासियों निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो ये तो क्वेश्चन पहले मैंने करा चुका है कि सबसे पहले वो शिकार करते थे, उसके बाद पशुपालन के, यानी कि पूरा पाषाण काल में इनको शिकार करना आया था, मध्य पाषाण काल में पशुपालन करना आया था, नव पाषाण काल में इनको कृषि करना आया था। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 111 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से नव पाषाण कालीन पुरातात्विक राख टीले के लिए नहीं जाना जाता है। तो उतनूर भी बताते हैं, कुपगल ये आंध्र प्रदेश का, लाइवल तमिलनाडु का, और ये बुरजहोम तो आप लोग जानते ही हैं बुरजहोम किस लिए जाना है, तो ये बुरजहोम गर्तवास के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए 111 नंबर क्वेश्चन आप लोग हल कर चुके हैं और हम लोग बढ़ते हैं 112 नंबर क्वेश्चन पे। 112 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। चलिए फटाफट मिलान करते हैं। पहला तो हमें आ रहा है यहाँ पे सराय नहर,
सरायनहर यूपी के प्रतापगढ़ में है भाई। तो ये तो मुझे आता है। बिरभानपुर भी आता है, ये भी पश्चिम बंगाल में है। ये भी आता है मुझे। पैसरा पैसरा भी आता है भाई, पैसरा भी बिहार में है। और आज ये लोटेश्वर लोटेश्वर तवाब, एक ही बचता है ऑप्शन गुजरात में। तो कौन कौन सा है? बिरभानपुर पश्चिम बंगाल, यानी कि एक का चार दो ऑप्शन में, बी का दो, सी का आपका एक, सी का एक यानी डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन 113 नंबर क्या कह रहा है कि 113 नंबर कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आखेटक यानी कि शिकार करने के लिए, भोजन संग्रह के लिए, अवस्था से पशुपालन और कृषि की अवस्था में परिवर्तन की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मतलब कि जो पशुपालन से ये शिकार से पशुपालन की तरफ कहाँ बढ़ा है, ये कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं? तो ये आपका साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से। कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। इसका इसका कहने का क्या मतलब है कि जो पशुपालन है इसका भी साक्ष्य मिले, कृषि है उसका भी साक्ष्य मिले। ठीक है, तो कृषि का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में बताया गया है कि गेहूँ का, जौ का, भैंस का, इसका साक्ष्य मिलता है। चलिए ये पॉइंट पता चल गया होगा। अब आते हैं 114 नंबर पर। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना है। धातु की खोज एक क्रांतिकारी घटना है। तांबे की खोज करने वाला खदान कहाँ कहाँ स्थित है? ठीक है, किसके भाग में स्थित है? तो एक तो राजस्थान, राजस्थान खेतड़ी में तांबा मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन तो सही रहेगा। यानी तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, तो यानी कि एक तो ऑप्शन हट गया पहले ही। और मिलान कीजिए। और में आपका मिलेगा बिहार में, बिहार में भी कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, विंध्याचल वाले क्षेत्र में बिहार में मिलता है। ठीक है, और गुजरात में मिलता है। इसका मतलब कि एक जगह तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ये तांबे का साक्ष्य नहीं मिला है। उधर उधर में आपका एक टेरी है, टेरी में आपका कंकड़ के औजार मिले हैं, और जो राख है, राख के औजार मिले हैं। ठीक है, तो ये धातु की खोज में आपका ये तीनों मिल जाएंगे, तीनों से मिलेगा। तो ये भी आप लोग क्वेश्चन को हल करते समय ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसे में बताना बड़ा मुश्किल होगा। निम्नलिखित में से नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है। नवपाषाण काल का स्थल नहीं है भाई, कौन सा स्थल नहीं है? तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो पहला ब्रह्मगिरी, ठीक, ये तो है। सगन कल्लू ये भी है, पिकली हल ये भी है, अर्कमेडी, आरी कामेडू, आरी कामेडू, आरी कामेडू कहाँ है? तो ये पांडिचेरी राज्य में है। पांडिचेरी जो आपका 5 जगह माना जाता है ना, पांडिचेरी तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु के ही पांडिचेरी क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये पांडिचेरी में माना जाएगा। आर्कमेडू तो ये वाला स्थल नहीं है नवपाषाण काल का। बाकी ये तो आपका मिला ही है नवपाषाण काल का। चलिए 116 नंबर पर आ जाइए। 116 नंबर का कह रहा है कि उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर नियमानुसार है। यानी कि इसको हम लोग को सजाना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। ठीक है, तो इसमें तो कुषाण काल सबसे लास्ट में आएगा, यानी ए 1 पहले लास्ट में आएगा, ऐसे पकड़ते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले में तब क्या आएगा? तो ताम्रपाषाण काल में, यानी कि OCP पहले आएगा, यानी कि तीन इसमें है। हाँ, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि फिर फंस रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे PGW आपका लो काल में आएगा। तो 2 के बाद 1 के बाद 2, ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो मृदभांड है, मृदभांड का कालक्रम आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसके 16 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 117 नंबर पे। 117 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो ये तो मैं तो कई बार बताया हूँ कि बागौर में मिला है, आजमगढ़ में मिला है, बागौर में मिला है और आजमगढ़ में मिला है। ठीक है, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। और इसके साथ आप लोग एक और याद रखिएगा, लोटेश्वर जो गुजरात वाला है, वहाँ भी कुछ पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब कि ये तीनों जगह आपका आ जाएगा आंसर, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए 118 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 118 नंबर क्वेश्चन में कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, यानी कि मिलान करना है। मिलाइए भैया, मिलान करने आता है तो मिलाइए। राग कटीले, उतनूर, आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक अचार 3 जगह पे है, एक अचार। ठीक है, फिर आग का पट्टा कहाँ मिला है? आयक पट कहाँ मिला है? आयक गद लिखा है, गह लिखा है, या आयक पट होगा।
ठीक है। आयकपट कहाँ मिला है? तो ये आपका आयकपट है आपका मथुरा वाला साइड में। चलिए मथुरा में मिल गया, यानी कि बी का 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर बी यानी सी का 1 हो जाएगा। सी का 1 यानी कनेरी में एक 10 मुखी बोधिसत्व है, एक कनेरी में, और ये प्रस्तर धातु मंजूषाय, प्रस्तर धातु मंजूषाय ये आपका आ जाएगा सांची में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो आप लोग यदि पढ़े हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं से आंसर को निकाल लेंगे ही। चलिए पहला पालतू पशु भैंस, वो भैंसी आ गई आपकी मेहरगढ़ वाली। ठीक है, तो ये तो बार बार बताया हूँ कि मेहरगढ़ में पालतू पशु का साक्ष्य मिला है। 120 क्वेश्चन पर आ जाइए। 120 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्व पाषाण काल के युग के मुख्य उद्यम था, नहीं क्या काम था उनका? तो क्या काम था? शिकार करना काम था। चलिए 120 के बाद 121 क्वेश्चन पर जाते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मध्य पाषाण काल के लोग मुख्यतः क्या विशेषता थी? मध्य पाषाण काल के लोगों को क्या विशेषताएं थी? तो मध्य पाषाण काल के लोगों की विशेषताएं थी ये लघु पूरा पाषाण काल के, हाँ, यानी कि उपकरणों की खोज, यानी कि जो मध्य पूरा पाषाण काल था उस समय एक यही विशेषता थी कि जो औजार मिलेंगे, यानी कि सेल कार्लाइल ने इसको बताया था कि औजार मिलेंगे वो छोटे मिलेंगे। नंबर 1 विशेषता। दूसरा विशेषता ये था कि पशुपालन के साक्ष्य, ये दूसरी विशेषता है। ये मध्य पाषाण काल की 2 विशेषताएं आप लोग को याद रखना है। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मिट्टी के बर्तन बनाने का नवपाषाण कालीन से संबंधित है। मिट्टी बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है कि नहीं है, इसमें बताइए। तो नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनने लगे हैं धीरे धीरे, कुछ हाथ से कुछ चाक से, अब धीरे धीरे बनना विकसित हो गया, क्योंकि उस समय जो पहिया है ना, पहिए का वो चक्का बना लिए हैं। किस समय? नवपाषाण काल में। ठीक है, चावल के प्राचीनतम सच किस स्थल पर मिला है? तो कोल्डेवा में मिला है। ये तो आपको पता ही है, कोल्डेवा में मिला है। ठीक है, कोल्डेवा कहाँ है? तो कोल्डेवा आपका विंध्य क्षेत्र में है। चलिए 124 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है? बार बार एक ही क्वेश्चन को पूछता है हमेशा। मेहरगढ़ को देखिए कम से कम 10-15 क्वेश्चन में पूछा जा चुका होगा मेहरगढ़ को, तो मेहरगढ़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेहरगढ़ की बात में आते हैं 125 नंबर क्वेश्चन पे। 125 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि पूरा पाषाण काल युगीन मानव को आग की जानकारी, देखिए बताया था ना कि जब मानव था तो वो आग की खोज किया था, तो आग की जानकारी कब हुआ था? तो आग की जानकारी आपको कहाँ बताएंगे? तो आग की जानकारी आपको बताने का नवपाषाण काल युग में आग की जानकारी हुई थी। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि नवपाषाण कालीन कहाँ क्यों बता रहा हूँ, ये तो पूरा पाषाण काल में खोज हो चुका है। आग की मतलब कि मानव को, ये जो होमोसेपियंस है, अब उसकी बात कर रहा है कि होमोसेपियंस को आग की जानकारी कब हुई थी और कभी मतलब इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया था, उस कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर आएगा आपका नवपाषाण काल में। ठीक है, खोज तो इसका पूरा पाषाण काल में हुआ था। खोज यदि पूछेगा तो उस समय जानकारी, यानी उसके बारे में जानना, कैसे बना के खाया जाता है, कैसे भून के खाया जाता है, तो उसकी जानकारी आपको नवपाषाण काल में होगी। ठीक है, तो इस कॉन्टेस्ट में ये पूछा गया था, इस संदर्भ में पूछा गया था। चलिए 126 नंबर के क्वेश्चन को हल करेंगे। 126 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि हैंड एक्स, क्लीवर आदि उपकरणों की पाषाणकालीन परंपरा की परिचायक हैं। तो ये किस काल के परिचायक है? तो निम्न पूरा पाषाण काल के। मैंने बताया कि हैंड एक्स की खोज रॉबर्ट ब्रूक ने 1863 में किया था, और निम्न पूरा पाषाण काल के कालीन के औजार है। ठीक है, इसी कारण इनको रॉबर्ट ब्रूक को प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। ब्लेड विभिन्न प्रकार के उपकरण किसकी प्रचार, तो मैंने बताया था कि जो कोर होता है, कोर निम्न पूरा पाषाण काल का होता है, और जो आपका फलक है, फलक मध्य पूरा पाषाण काल का होता है, और जो ब्लेड है, ब्लेड होता है आपका उच्च पूरा पाषाण काल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 128 नंबर। 128 नंबर में है कि आभूषणों से युक्त मानव पाषाणिक मानव समाधियाँ, यानी कि आभूषणों से युक्त, यानी आभूषण पहने हुए मध्य पूरा पाषाण काल की मानव समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये आभूषण पहने हुए महादाह से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, महादाह में आपका 41 नंबर कंकाल मिलेंगे, जिसमें से 3 को एक साथ, फिर 5 को युगल के साथ, और बाकी लोग को 36 को ऐसे सिंगल ही दफनाया गया है। ठीक है, तो 129 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि खाद्य उत्पादक और अर्थव्यवस्था संबंधित है, यानी कि खाद्य यानी खाने बनाने, यानी कृषि का साक्ष्य किस काल से संबंधित है? तो कृषि का काल नवपाषाण काल से संबंधित है। ये लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया इसमें। गंगा घाटी के धान के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिले?
तो ये तो आपको पता ही होगा, यदि लवरा देव दिया है तो लवरा देव, नहीं तो कोल्डीवा देगा तो कोल्डीवा। ठीक है, यदि कोल्डीवा लवरा देव दोनों दे दिया तो आपको लवरा देव पर जाना पड़ेगा, क्योंकि लवरा देव का भी नया खोज हुआ है, इसलिए कहीं कहीं लवरा देव देता है, कहीं कहीं नहीं देता। प्रागैतिहासिक के अध्ययन के विषय में किसके भाई प्रागैतिहासिक अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो सभ्य समाज का किया जाता है? नहीं। नगरीय समाज यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का इसमें मालूम नहीं है। साक्षर समाज यानी कि पढ़े लिखे का समाज था। तो लिखना ही कुछ नहीं जानते तो पढ़े लिखे कैसे हो जाएंगे? तो निरक्षर एक तरह से कह सकते हैं कि निरक्षर समाज का इतिहास था। कौन सा? तो प्रागैतिहासिक का। हथनौरा, हथनौरा में क्या मिला था? हथनौरा में मानव, पहला मानव के कपड़े मिले थे। ठीक है, हथनौरा में क्या पूछ रहा है कि हथनौरा की खोज किसने किया था? तो हथनौरा की खोज आपका सोनिका जी ने किया था। सोनिका, तो एक के सोनिका। एच डी संकालिया आपका नवदा टोली का करेंगे। ठीक है, बीबी लाल आपका ये जो कलिंगबंगा है उसमें खोज में सहायक है। ठीक है, और एन के सोनिया द्वारा इसकी खोज की गया था। ठीक, चलिए 132 नंबर में आ जाइए। 132 नंबर के बाद 133 नंबर पर आते हैं। 133 नंबर पे क्या दिया है भाई, कहाँ भाग रहे हो? चलिए 133 नंबर पर आइए। 133 नंबर पर है कि फसल काटने के लिए आयताकार उपकरणों की हार्वेस्टिंग के लिए कहाँ मिला है? यानी कि हार्वेस्टिंग यानी कि जो आयताकार पाषाण के उपकरण, एक तरह से मान सकते हैं कि आयताकार, ऐसे आयताकार हंसुआ के टाइप में पत्थर के उपकरण कहाँ से मिला है? तो आपका ये गणेशर घाटी से मिला है, दक्षिण भारत से मिला है, विंध्य क्षेत्र से मिला है, या कश्मीर से मिला है? तो ये आपका कश्मीर से मिला है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ते हैं अब आपके 134 नंबर क्वेश्चन पर। 134 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि सावधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरी जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ये तो आपको पता ही होगा, बुरझोम में कुत्ते के साथ मानव को दफनाया गया है। इसमें तो कहानी की बात ही नहीं है थोड़ा भी बहुत। 134 के बाद 135 नंबर पर आ जाइए। 135 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि लंबवत पुरातात्विक उत्खनन किसके द्वारा किसी संस्कृति के निम्नलिखित में से किस पक्ष के विशेष ज्ञान होता है? यानी कि लंबवत पुरातात्विक उत्खनन यानी कि ऐसे सीधे कूदेंगे नीचे पृथ्वी के। ठीक है, कि किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो जो सीधे मतलब कि वर्टिकल में जो उत्खनन होता है तो उससे क्या पता चलता है? तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो संस्कृतियाँ हैं, उसके परे जो संस्कृतियाँ हैं, उसके परे जो संस्कृतियाँ हैं, उसके परे जो संस्कृतियाँ हैं, वो जस्ट नीचे दबी होती हैं। तो इस तरह से संस्कृति का विस्तार से तो आपका ये 36 से हो जाएगा। संस्कृति का आकार ये भी 36 से हो जाएगा। इसका स्वरूप कैसा था, ये भी 36 हो जाएगा। जो काल मापन है ना, इसी से किया जाता है। किससे? तो ये वर्टिकल उत्खनन से किया जाता है। ठीक है, चलिए 136 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पूरा पाषाण काल युग का प्रमुख औजार क्या था? पूरा पाषाण काल का प्रमुख औजार क्या था? तो 136 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हस्तकुठार। हस्तकुठार, इसको हैंडक्स भी बोलते हैं, इसलिए हस्तकुठार हो जाएगा। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। परिकृष्ट का मतलब होता है कि बहुत अच्छे से औजार का युग माना जाता है। बहुत अच्छा औजार युग का कौन माना जाता है? तो बहुत अच्छा वाला युग आपका ये उच्च पूरा पाषाण काल का माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ समझ उच्च पूरा पाषाण काल का माना जाता है, क्योंकि इसमें ब्लेड का खोज किया जाने लगा था। तो परिष्कृत औजार का इसमें उच्च पूरा पाषाण काल में, यानी कि ब्लेड का यदि कहा जाए तो उच्च पूरा पाषाण काल को माना जाएगा। चलिए अब आते हैं 138 नंबर क्वेश्चन पर। 138 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनाज की प्रथम बार प्रारंभ हुई थी। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई थी। अनाज क्या प्रथम बार हुई थी? यानी कि अनाज का मतलब कि कृषि का मतलब कि नवपाषाण काल। सीधे क्वेश्चन कीजिए, आंसर कीजिए, जो आगे बढ़िए। 139 क्वेश्चन को हल कीजिए, ये काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए भाई इसको। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, यानी कि 2 लास्ट में आएगा। एक पहले आ जाएगा, एक पहले 2 लास्ट, और तीसरा मध्य पाषाण काल है 4। चलिए धन मार के निकलिए। 140 नंबर का क्वेश्चन है। 140 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रकला के लिए एक ही प्रसिद्ध है, भीमबेटका। भीमबेटका की खोज यह स्वर्णाकर ने किया था। और यहाँ पे हाथी, हिरण और शेर का चित्र मिला है। 600 से ज़्यादा चित्र यहाँ पे मिले हैं। लाल रंग के कलर किया गया है। मध्य प्रदेश में मिलता है, रायसेन जिले में मिलता है। इतना पॉइंट रख के याद रखिए, रायसेन में। चलिए हम भीमबेटका में 141 नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए। 141 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से संस्कृतियों में से पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है, तो सुवन संस्कृति है ही,
मद्रासियन संस्कृति मतलब कि जो इंडेक्स मिला है वो मद्रासियन संस्कृति भी कहा जाता है, विंध्यन संस्कृति भी कहा जाता है। सोती संस्कृति आपका ये थोड़ा सा हड़प्पा काल से थोड़ा सा पहले चला था ये संस्कृति, इसलिए ये पाषाण युग संस्कृति इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए 141 नंबर समझ में आ गया आपको। 142 नंबर क्वेश्चन पर आता है। 142 नंबर का आ रहा है कि हस्तकुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग था, उपकरण था, किस विधि का उपकरण था। ठीक है, तो ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हस्तकुठार मतलब कि जो आपका कुल्हाड़ी मिला है उसके बारे में बात कर रहा है कि वो मतलब कैसी फेशियल था, बाई फेशियल था कि यूनिफेशियल था, एक तरफ से काटने वाला था कि दोनों तरफ से काटने वाला था। ये तो दोनों तरफ से काटने वाला था। भाई साहब कितना अच्छा से हस्तकुठार मिला है। चलिए 143 नंबर पर क्वेश्चन पर आ जाइए। 143 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 143 नंबर में लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति से प्रमुख उद्योग है। लघु पाषाणिक उपकरण, लघु पाषाणिक मतलब छोटे छोटे औजार किस काल में बनाए गए हैं, तो ये भी बताने वाली बात है मध्य पाषाण काल में। एक ही कंसेप्ट पर बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन को आप अच्छे से हल कर लेंगे तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो ये क्लास यदि कर भी लेते हैं तो आप लोग को इस चैप्टर से मतलब बहुत कम ही दिक्कत होने वाली है। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित नवपाषाण काल की पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। पशु बाड़े महादा, ठीक है, महादा में मिला है। ठीक है, चलिए महादा के बाद आप लोग को आगे बढ़ाते हुए 145 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि इनाम गाँव पूरा स्थल किससे संबंधित है। देखिए इनाम गाँव जारवा संस्कृति से संबंधित है। जारवा संस्कृति में ये होता था कि पैर को काट देते थे, उसको दफना देते थे। 146 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 146 नंबर का रहा है कि महापाषाण संस्कृति संबंध है। महापाषाण यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर वाला एज है वो किससे संबंधित है, तो लोहे से संबंधित है। ये तो सबको पता है कि महापाषाण लोहे से संबंधित है। 147 नंबर क्वेश्चन कॉल कीजिए। 147 नंबर क्या कर रहा है कि भीमबेटका गुफा स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले में स्थित है। 148 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 148 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य आपका कहाँ से मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा से मिले हैं, फिर लवरादेव से भी मिले हैं। अब दोनों ऑप्शन में आ जाएगा तो लवरादेव को मारेंगे क्योंकि लवरादेव अभी नया खोजा गया। 149 नंबर क्वेश्चन पर हल से निम्न नवपाषाण स्थल से धान की खेती का प्राचीनतम, देखिए धान का प्राचीनतम साक्ष्य क्या ना, तो यहाँ पे यदि दिया होता कुल्डीवा तो कुल्डीवा को लगाते, लेकिन अब लवरादेव दिया तो क्यों लगाएं कुल्डीवा को। चलिए मध्य पाषाणी स्थल में चौपानी मांडो स्थित है। तो ये तो कई बार बताया कि इलाहाबाद में आपके बूढ़ी नदी के किनारे स्थित है, ये बताने वाली चीज़ नहीं है आपको। चलिए 151 नंबर में आप आ जाइए। 151 नंबर में 151 नंबर का कि कालक्रम से लगाइए, कालक्रम से यानी क्रम से लगाइए इसको, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लगाएंगे पूरा पाषाण काल को यानी कि सी को, ठीक है, सी को लगाएंगे। सी में 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर के बाद फिर आ जाएगा आपका लव युग, सॉरी पूरा पाषाण काल के बाद आ जाएगा ये नव पाषाण काल यानी कि 4, 3 के बाद 4 और उसके बाद 2, उसके बाद 1, ठीक, यानी कि पूरा पाषाण काल युग हो गया, नव पाषाण काल युग हो गया, कस्य युग हो गया, उसके बाद लव पाषाण काल युग हो गया। चलिए 152 नंबर कॉल कीजिए। 152 नंबर में क्या कर रहा है कि पुरातात्विक स्थलों की सूची दी गई है, ठीक है, पुरातात्विक स्थलों की सूची दी गई है। कौन कौन सी दी गई है, तो नवदा, टोली, रोपण, नाल, कैथा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मध्य भारत की ताम्र पाषाण काल संस्कृति है। तो ताम्र पाषाण काल में कौन कौन आ जाएगा, रोपड़ तो आएगा नहीं, यानी 2 जहाँ भी काट दो, ये कट गया, ये भी कट गया। अब क्या है, नवदा टोली बिल्कुल है, यानी 1 वाला सही हो जाएगा। फिर उसके बाद नाल तो हम लोग जानते ही नहीं है, नाल क्या है, कैथा को जानते हैं, तो यानी 1 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 152 का, ठीक है। 152 का आपका बी सही हुआ। 153 में चलते हैं। 153 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण कालीन में पुरास्थल में श्रृंग के छल्लों के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि जो मृग यानी कि हिरण है ना, हिरण के छल्लों का कहाँ पे उसका साक्ष्य मिलता है, तो ये मिलता है महादा में, ठीक है। ये अब पटने, ये भी आपका महाराष्ट्र में आता है, पटने सरायनगर आपका प्रतापगढ़ में आता है, दमदमा भी प्रतापगढ़ में आता है। तो मध्य पाषाण काल में श्रृंग के छल्ले कहाँ पे मिले हैं, तो माधा भी आपका प्रतापगढ़ में आता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, मृग छल्ले आपको वीडियो में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल से गर्त निवास की प्रमाण मिले हैं। गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं, तो बुर्जहोम, कहाँ गया बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर सी, कुत्ते और मानव को साथ में दफनाया गया है, ठीक है। चलिए 155 नंबर पर आते हैं। 155 नंबर क्या कर रहा है कि उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी से बनी माता देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई,
तो ये तो बताए थे कि उत्तर प्रदेश की बेलन नदी की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बेलन नदी में ये माता देवी की मूर्ति मिली है। इसमें क्या विशेषता है, तो इसको नक्काशी किया गया है, इसमें खूब डिजाइन निकाला गया है। चलिए 156 नंबर को हल कीजिए। 156 नंबर करें कि प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। यानी कि मैंने बताया था ना, क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि जो मानव है, मानव के पूर्व कौन आया था, तो मानव जो होमो सेपियंस है उसका पूर्व क्रो-मैग्नन आया था। क्रो-मैग्नन का बुद्धि बहुत ज़्यादा था आज के मानव से, ठीक है। सरायनहर, पटने, सौपई, मझवारी, ये मिलान करना है भाई 157 नंबर के क्वेश्चन का। 157 नंबर के क्वेश्चन का जल्दी से मिलान कीजिए, फटाफट मिलान कीजिए। तो ये सरायनहर आपका मध्यपाषाण काल से हो जाएगा, ठीक है। मध्यपुरा पाषाण देना चाहिए। चलिए मध्यपाषाण काल से मिला देते हैं, ठीक है। ये उसके बाद पटने को मिला सकते हैं उच्च पूर्व पाषाण से। पटने को उच्च पूर्व पाषाण से मिला दीजिए। उसके बाद मिलाइए सैपई को गैरिक मृतभांड से, और उसके बाद माझारी को महासमाधि से। महासमाधि को मतलब कि जो महापाषाण काल में था तो उसी को महासमाधि से रिलेट किया गया है। तो आपका सी का 3 एक ऑप्शन में है, सॉरी सी का 2 हो गया। पहले शुरू से मिला देते हैं। सरायनहर का 1 का 4 2 ऑप्शन में है। पटने 1 बी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सी का 2 और डी का 3, ठीक है। तो मिलाने के लिए क्वेश्चन अच्छे तरीके से आता है, तो आपको यदि जानकारी है एक आध का भी तो आप लोग मिलाए जाएंगे। चलिए 158 नंबर पर आते हैं। 158 नंबर क्या कह रहा है कि आमरी संस्कृति कहाँ विकसित हुई थी। तो आमरी संस्कृति आपका एक सिंध में विकसित हुई थी। सिंध में, जो पाकिस्तान का सिंध वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे आमरी संस्कृति विकसित हुई थी। चलिए अब आते हैं पशुपालन के प्राचीनतम राज्य, ये तो बागौर हो जाएगा, राजस्थान का बागौर। अब आइए 160 नंबर पे। 160 नंबर ताम्रवती किसे कहते हैं, ये तो बार बार बताए थे आपको कि ताम्रवती किसे कहेंगे, तो ये आहार संस्कृति को कहेंगे, ठीक है। 161 नंबर पर आते हैं। 161 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, इसमें से कौन सा गलत है उसको छाटना है भाई। चलिए छाटिए। तो भारत में पाषाणकालीन जीवाश्म प्राप्त नहीं हुआ है। भारत में प्राचीन पाषाणकालीन जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं, और जितने जीवाश्म प्राप्त हुए कहाँ पे हुए हैं, तो ये तो सीधे गलत कर रहा है। पूरे पाषाणकालीन उपकरणों पर मानव की गतिविधियाँ प्रायः नहीं हुई हैं। क्यों नहीं हुई भाई, सब कुछ हुई हैं। नवपाषाणकालीन में समाज की रचना नहीं हुई है, देखिए यहाँ भी गड़बड़ कर रहा है। फिर यहाँ पे करेंगे प्रागैतिहासिक मानव की गतिविधियों का चित्र नहीं है। मानव की गतिविधियों का चित्र है भाई, ठीक है। तो मानव की गतिविधियों का चित्र नहीं है, तो मानव की गतिविधियों का चित्र सचमुच नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका सही हो जाएगा। सही नहीं है का है ना, तो ये वाला पॉइंट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चित्रित नहीं है, ठीक है। तो जो आपका भीमबेटका है ना, तो भीमबेटका में मानव का जो साक्ष्य है वो तो नहीं है, लेकिन जो पशुओं का है, पशु किस तरह घूम रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, इसके बारे में उसमें फोटो बनाया गया है, एक तरह से चित्र बनाया गया है। चलिए 161 नंबर हो गया। चलिए 161 नंबर के बाद 162 नंबर पर आते हैं। 162 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाण कालीन स्तर में हड्डी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। हड्डी से बने आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बिल्कुल महादा से प्राप्त हुए हैं। पता पड़ के महादा से प्राप्त हुए हैं, मध्यपाषाण काल मना कर रहे हैं। तो चलिए अब आज ये दक्षिण भारत में बृहद पाषाण समाधि संबंधित है, यानी कि दक्षिण भारत में जो कह रहे हैं कि महापाषाण है, महापाषाण किससे संबंधित है, तो सीधे बताते हैं कि लोहे से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, तो लोहे से संबंधित है। सिलहावल पुरास्थल है, सिलहावल पुरास्थल किससे संबंधित है, तो सिलहावल आपका जो ये कहाँ पे पड़ता है, सिलहावल आपका क्षेत्र पड़ेगा इस साइड में, बंगाल के साइड में पड़ता है। निम्नलिखित में से पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का है, ठीक है, पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का। चलिए सिलहावल मध्य सोन घाटी, ठीक है, सोन नदी के किनारे, ठीक है। तो सोन नदी के किनारे, सोन नदी बहती है जो आपका ये बिहार के साइड में, वहाँ पे है। तो सिलहावल को भाई याद रखिएगा, जो ऊपर बोले थे कि वो बंगाल में वो पार्ट नहीं होगा, ये सिलहावल सोन नदी के घाटी के किनारे है, निम्न पूर्वपाषाण काल से संबंधित है। निम्न पूर्वपाषाण काल में मैंने बताया था कि जो सोन घाटी है और बेलन घाटी है, ये दो प्रमुख साक्ष्य हैं निम्न पूर्वपाषाण काल के।
उसी के आसपास का ये चित्र है सिलावल। राख के टीले के क्षेत्र निम्न पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। राख के टीले कहाँ पे मिलते हैं? दक्षिण भारत में मिलते हैं राख के टीले। चलिए 166 नंबर पर आते हैं। 166 नंबर क्या कर रहा है कि निम्न पूरा पाषाण काल के किस एक भारत प्राग ऐतिहासिक मानव प्राचीनतम जीवाश्म मिला है? तो हथनौरा में मिला है। ये तो बताया था कि प्राचीनतम जो मानव के साथ चाहिए एक हथनौरा में मिलता है। ठीक है, 167 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 167 नंबर का क्या कह रहा है कि पूरा पाषाणकालीन मानव का प्रमुख धंधा था। तो क्या था? पूरा पाषाण काल में सीधे उसका काम था कि शिकार करना, शिकार खेलना। 168 नंबर पर आ जाइए। 168 नंबर क्या कह रहा है कि 168 नंबर में ये है कि सराय नहर और महादा संबंधित है। सराय नहर और महादा कहाँ से संबंधित हैं? तो सराय नहर और महादा आपका विंध्य क्षेत्र प्रतापगढ़ है। जो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र कहाँ से संबंधित है? तो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र आपका विंध्य क्षेत्र मध्य पाषाण काल से तो है, नव पाषाण काल से तो नहीं है। तो नव पाषाण वाला कर दीजिए। विंध्य क्षेत्र में प्रतापगढ़ नहीं आता है, मिर्जापुर आता है। तो ये वाला घाटी नदी घाटी यानी कि गंगा घाटी ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 169 नंबर क्वेश्चन पे। 169 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक कलाकृति का प्रभाव संबंधित है। प्राग ऐतिहासिक काल की कलाकृति का प्रभाव संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो ये है आपका उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 170 नंबर पर आते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? कौन सा तथ्य सही है भाई? तो ये फलक कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे, कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, पशुपालक था और सूक्ष्म उपकरणों का प्रयोग करता था। तो सूक्ष्म उपकरणों को मैंने बताया था कि ये मध्य पाषाण काल से हो जाएगा, पशुपालन भी मध्य पाषाण काल से आ जाएगा। जो कोर है, कोर निम्न पूर्व पाषाण काल से आता है। ठीक है, तो जो कोर वाला है तो ये निम्न पूर्व पाषाण काल से आता है। और ऊपर पूछ रहा है कि फलक कुल्हाड़ी का प्रयोग, तो फलक कुल्हाड़ी का प्रयोग ये मध्य पूर्व पाषाण काल में आ जाएगा। अब पूछा है कि पूर्व पाषाण काल यानी कि निम्न पूर्व पाषाण काल पूछा है, तो यही वाला सही हो जाएगा। चलिए 171 नंबर में आते हैं। 171 नंबर क्या करें कि हेमो इरेक्टस का एक कपाल मिला है। वो कहाँ से मिला है? तो हथनौरा से। ठीक है, हथनौरा से मैं बता दूं कि एक कपाल का साक्ष्य मिलता है, मानव के कपाल का साक्ष्य पहले कहाँ मिला है? तो हथनौरा से। तो वहीं हथनौरा को बार बार पूछता है, तो उसको याद रखिएगा। चलिए फिर मिलान करने के लिए आ गया है। फिर मिलान कीजिए यहाँ पर भाई। बीरभानपुर पश्चिम बंगाल वाला किससे संबंधित है? तो बीरभानपुर पश्चिम बंगाल वाला आपका संबंधित है लघु पाषाण उपकरणों से, यानी कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है ये। ठीक है, उसके बाद उज्जैन वाला आपका आ जाएगा, ये गैरिक मृदभांड है। गैरिक मृदभांड का मतलब कि जो गिरवा रंग होता है, जो योगी पहनते हैं, वो गैरिक उसको बोलते हैं। और मृदभांड का मतलब कि घड़ा होता है, परंपरा का मतलब परंपरा। तो इसको एक तरह से अवार्ड दिया गया है गैरिक मृदभांड का। ठीक है, कायथा संस्कृति, आहार संस्कृति को मिला दीजिए आप ताम्रनिधि से, और कायथा संस्कृति को बनास संस्कृति से। तो आहार संस्कृति आपका मिल जाएगा, सॉरी, ये जो आहार संस्कृति है ना, ये बनास नदी के किनारे आएगा। ठीक है, आहार संस्कृति बनास नदी के किनारे आ जाएगा। और ये कायथा संस्कृति ताम्रनिधि। ठीक है, तो बीरभानपुर को मिला ये 4 से, ए का 4, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। बी का 3 गैरिक मृदभांड का ठीक था। सी का 2 था ताम्रनिधि, और आहार का बनास। ठीक, अब मिल गया है। वैसे आहार को ताम्रनिधि से ताम्रवती कहा जाता है आहार को, लेकिन यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा, इसलिए बनास संस्कृति भी इसको कहा जाता है। आहार को बनास नदी के किनारे उत्पन्न हुआ था, तो इसे मैचिंग करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, मैचिंग नहीं मिल रहा था तो इसलिए बताया हूँ, नहीं तो बाकी तो इस आहार में ताम्रवती इस आहार को कहा ही जाता है। चलिए 173 नंबर को देखिए। 173 नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए। 173 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? चिरांद बिहार में बिल्कुल है, धर्माबाद महाराष्ट्र में है, ये है। पांडुराज टीवी बंगाल में है। कैथा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में दिया है, ये गलत है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 173 नंबर के बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं 174 नंबर पर। 174 नंबर क्वेश्चन कॉल करेंगे, नवपाषाण काल के गर्त निवासों का अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये वाला क्वेश्चन को पहले हम लोग हल कर चुके हैं। तो चलिए इसको हल करके बताइए फटाक से, कौन कौन सा होगा? तो इसमें बुरजोम, कुत्ते और मानव का साथ, और गुफकराल भी वहीं पे है। मागड़ा ये आपका प्रतापगढ़ में है, तो ये तो मध्यकालीन से है।
कुच्चई, कुच्चई को हम लोग जानते ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 174 के बाद 175 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्य पाषाणकालीन संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? वन्य धान यानी कि जंगली धान। जंगली धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चौपानी मांडो से, जो इलाहाबाद के क्षेत्र में है ना, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से आपका मधुमक्खी के साक्ष्य, छत्ता का भी साक्ष्य मिलेगा यहाँ पे। क्रमिक रूप से पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, नव पाषाण काल के साक्ष्य मिलता है। 176 नंबर क्वेश्चन कॉल कीजिए। 176 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? ठीक है, रॉबर्ट प्रूट। यदि आपको यहाँ पर डॉक्टर प्राइम रोज नहीं दिया है तो डॉक्टर रॉबर्ट प्रूट को ही माना जाता है। ठीक है, दोनों यदि ऑप्शन में आ जाए तो डॉक्टर रॉबर्ट प्रूट को ही मानेंगे। यदि रॉबर्ट प्रूट नहीं है या यहाँ पर दे दिया है डॉक्टर प्राइम रोज, तो डॉक्टर प्राइम रोज को मानेंगे। ओके, चलिए 177 नंबर क्वेश्चन कॉल कीजिए। 177 नंबर कह रहा है कि फलक संस्कृति कहा जाता है। तो मैं तो कई बार बता चुका हूँ, फलक संस्कृति मध्यपूर्व पाषाणकालीन संस्कृति कहा जाता है। चलिए 177 नंबर के बाद आते हैं 178 नंबर पर। 178 नंबर को मिलान करना है और मिलान कीजिए। हम लोग मिलान करने की स्थिति में हैं, बिल्कुल हैं। और ये पूरा पाषाण काल को किससे मिलाएंगे? तो कच्चे पक्के मकान से नहीं, बना ही नहीं था। नदी तट अधिवास, सहल श्रय अधिवास, गर्त अधिवास, तो इसमें किससे मिलाएंगे इसको? तो ताम्र पाषाण काल का इसमें मिलान चालू कीजिए। तो नदी तट अधिवास यानी कि नदियों के तट पे रहते थे। पूरा पाषाण काल को पहले मिला दीजिए कि नदी तट से रहते थे, यानी कि 1 और 2। अभी 2 ऑप्शन में फंसेंगे हम लोग, बिल्कुल फंस रहे हैं। मध्य पाषाण काल में क्या था? तो मध्य पाषाण काल में आपको शैलश्री, बिल्कुल का जो आपका भीमबेटका गुफा मिला है तो वो मध्य पाषाण काल से ही मिला है, तो उसको रखेंगे। नव पाषाण से गर्तवास रखेंगे और तो हम लोग को सीधे सीधे मिल गया। चलिए पूरा पाषाण काल को नदी तट यानी कि 2 से, मध्य पाषाण काल को 3 से, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी का 4 और डी का 1 बिल्कुल सही। 100 यानी कि 189 पर आते हैं। ये कह रहा कि रॉबर्ट प्रूट जिन्होंने भारत के प्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज मूलतः थे, मतलब कि डॉक्टर रॉबर्ट प्रूट क्या था? तो ये थे भूवैज्ञानिक थे भाई। चलिए 180 नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए। 180 नंबर का है कि संगोवा की गुफा, पीछे पढ़ते ना, संगोवा की गुफा। संगोवा की गुफा पूरा स्थल है कहाँ पे है? तो ये मध्यपूर्व पाषाण काल का है। संगोवा की गुफा कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, पोटवार में है, पोटवार पाकिस्तान में। 181 नंबर कॉल कीजिए। 181 नंबर कह रहा है कि शैलश्रय मानव सावधान के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो ये शैलश्रय मतलब कि पत्थरों में सावधान के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो लेखैया में बताया था ना कि जो मिर्जापुर में है, और 17 नरकंकाल यहाँ पे मिले हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन सही। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन से आपको टिक लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से सही कौन गलत है। गंगा घाटी के नरहन संस्कृति संबंधित है। गंगा घाटी के नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? तो गंगा घाटी के जो नरहन संस्कृति है ये तरह से ताम्र पाषाण काल की संबंधित है। ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 183 नंबर पर। 183 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये है कि भारत में पूरा स्तर यानी कि पूरा पाषाण काल के जो पत्थर हैं, युगीन औजार खोज का जिसने देश में प्रागैतिहासिक का एक रास्ता खुला, श्रेय दिया जाता है। भाई श्रेय किसको दिया जाएगा? रॉबर्ट प्रूट को दिया जाता है, तो ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। चलिए 184 नंबर पे क्वेश्चन कॉल कीजिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के क्रमिक अवशेष मिलते हैं। तो मैंने बताया था ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है बेलन घाटी में। 185 नंबर पर आ जाइए। 185 नंबर का इनाम गाँव कहाँ पे है? इनाम गाँव आपका महाराष्ट्र में है, जारवेद संस्कृति से संबंधित है। और 186 नंबर का क्वेश्चन हल कीजिए। 186 नंबर क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। और मैं बता दूं कि अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन यदि प्रागैतिहासिक काल से आएगा तो रिवीजन करने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपका अच्छे से अभ्यास भी हो जाएगा, और हर क्वेश्चन को मान के प्रागैतिहासिक काल के लगभग जितने क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत की जारवे संस्कृति के राज्यों में से किस स्थान के नाम पर नामित किया गया है? जारवे संस्कृति कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है जारवे संस्कृति। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। हम लोग इसी तरह इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। पहले करेंगे अभ्यास क्वेश्चन यानी कि रैपिड रिवीजन के तौर पर अभ्यास क्वेश्चन अभ्यास करेंगे जितना भी पढ़े रहेंगे। फिर उसके बाद अभ्यास क्वेश्चन करेंगे, ये भी रैपिड रिवीजन में ही रहेगा हमेशा। फिर इसके बाद हम लोग वीडियो देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। इसी तरह जितने भी टीजीटी पीएचडी का सिलेबस नया आया है यूपी का,
ये सारा हम लोग कवर करते जाएंगे और टारगेट रहेगा कि कम से कम 2 महीने के अंदर में इसको पूरा समाप्त कर दिया जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।